जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। मैं आदित्य रंजन आप सभी का यहाँ तहे दिल से स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप लोग? चलिए, तो स्वागत है आपका महाभारत बैच में। भाई कैसे हैं, बताइए। बढ़िया है, मजे में है। जल्दी से वीडियो को जो है हर जगह पे आप लोग शेयर कर दीजिए जहां जहां पर आप जुड़े हैं, और सर आप थोड़ा कमेंट की साइज को बढ़ा दीजिए, ठीक है। चलिए, हर जगह पे शेयर कर दीजिए भाई, ताकि आप भी और आपके चाहने वाले भी, ठीक है, सारे के सारे लाइव आ जाएं और बढ़िया तरीके से क्लास को देखें और एंजॉय करें। जी सर, कुछ कह रहे हैं? जी सर, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, तो सभी जल्दी से वीडियो को हर जगह पे शेयर कर दीजिए। पिछले सेशन को ज़बरदस्त प्यार दिया है आप लोगों ने और बहुत अच्छा लगा, ठीक है। बहुत 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 शानदार लगा, मज़ा आ गया देख के। 2 लाख से ऊपर व्यू जा चुके हैं पिछले सेशन में, और अपने आप में एक रिकॉर्ड है, अपने आप में एक इतिहास है कि पहली क्लास जो है वो 2.5 लाख ऊपर जा चुकी है। और दिल से यकीन है कि ये सीरीज़ के ख़त्म होते होते जो हमारी पहली क्लास है वो 1 मिलियन से ऊपर आराम से व्यूज़ चले जाएंगे। 1 मिलियन से ज़्यादा लोग जो है हमारे साथ जुड़ जाएंगे। सोच भी हमारी कुछ इसी प्रकार से है कि इस महाभारत बैच के माध्यम से ज़्यादा बच्चों को जो है वो हम कनेक्ट कर पाएँ और हम उन्हें पढ़ा पाएँ फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर, और उनके एग्ज़ाम के लिए उन्हें तैयार कर पाएँ। क्योंकि मैंने शुरू से कहा है कि ये 2023 जो है ये आपके लिए बहुत बड़ा एक अवसर है सरकारी नौकरियों का। यहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, कई सारे जॉब्स आपके लगने वाले हैं। हो सकता है कि कोई अच्छा एस्पिरेंट है अगर, तो बैक टू बैक वो 3-4 सरकारी नौकरियाँ हासिल भी कर सकता है अगर उसकी तैयारी अच्छी है तो। और फिर उसके बाद नौकरी उसे नहीं, वो नौकरी को चूज़ करेगा, ठीक है। इस लेवल का जो है आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए। तो पहली क्लास में हम लोगों ने परसेंटेज में काफ़ी अच्छे अच्छे सवाल किए थे। और बात करते हैं इस महाभारत बैच के बारे में, तो ये महाभारत बैच एक तरीके से आपका क्रैश कोर्स होने वाला है जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं। 50 से 60 आप यहाँ कह सकते हैं, और भी नंबर ऑफ वीडियोस यहाँ पर हो सकते हैं। इसके अंदर हम मॉक टेस्ट भी करेंगे और इसके अंदर हम लंबे लंबे मैराथन्स भी लेंगे। और साथ में अगर हम यहाँ बात करते हैं तो हर सेशन का आपको एक प्रिंटेबल PDF भी मिलने वाला है। इसकी ऑलरेडी मैंने प्लेलिस्ट की लिंक बनवा दी है और जल्दी से आपके डिस्क्रिप्शन में भी ऐड हो जाएगा, तो आप वहाँ से भी आप पूरा का पूरा प्लेलिस्ट देख पाएंगे महाभारत बैच का। साथ में एक और छोटी सी बात हम आपको कहना चाहेंगे कि ये 3 जो हैं अर्थमेटिक के हमारे कंप्लीट चैप्टर हैं, जिनको मैंने यूट्यूब पर अपलोड करवा दिया है। कोई बच्चा अगर डिटेल वे में एकदम मतलब बेसिक से लेकर शून्य से लेकर हीरो लेवल तक इन चैप्टर्स को कंप्लीट करना चाहता है तो वो देख सकता है। परसेंटेज बाय आदित्य रंजन टाइप करोगे, मिलियंस में व्यूज़ हैं, कंप्लीट 12 घंटे की वीडियो है, परसेंटेज खत्म है। रिसेंट में अभी जो है मैंने सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे अपलोड करवाया है, और सिंपल इंटरेस्ट जो है हमारी वो 12 घंटे की व्यू है। ये पूरा का पूरा जो है अगर आप देखोगे यहाँ पर जैसे, और सबसे अच्छी बात मैं सिंपल इंटरेस्ट की आपको यहाँ पर ये बताऊँ तो इसकी सबसे अच्छी खासियत यहाँ पर ये है, आप सिर्फ SI बाय आदित्य रंजन टाइप करोगे तो आपको मेरी वीडियो जो है वो मिल जाएगी, SI बाय आदित्य रंजन। और मैंने जैसा कि कहा आपको कि सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि 12 घंटे की ये पूरी वीडियो है। आराम से इसमें थोड़े से और अच्छे व्यूज़ आ जाएं, देखो। और काफ़ी अच्छा जो है बच्चों का रिस्पॉन्स आया है इसके ऊपर। 2,11,000 है। जैसे मैं सोच रहा हूँ कि ये 4 से 5 लाख हो जाएं, उसके बाद मैं तुरंत जो है आप लोगों के लिए एक और वीडियो अपलोड करूँगा, और वो होगा कंप्लीट कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। कंप्लीट जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा हो जाएगा यहाँ पे। वो भी हम आप लोगों के लिए अपलोड कर देंगे। तो जैसे SI बाय आदित्य रंजन आप क्लिक करोगे, 12 घंटे का पूरा ये वीडियो आपको मिलने वाला है, जिसमें मैंने कंप्लीट सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा रखा है। एक और, जिनको अभी टॉपर्स का इंटरव्यू भी देखना है तो मैंने अभी तुरंत जो है एक इंटरव्यू भी अपलोड किया है, कल के कल ही, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आप लोगों ने उस पर भी दिया। ये देखिए, मीट रितेश ऑल इंडिया रैंक 128, इनका इंटरव्यू जो है वो कल अपलोड हुई है। बहुत बच्चों को नहीं पता था, तो यहाँ पर जो है रितेश करके आप जो है यहाँ पर रितेश ऑल इंडिया रैंक 128 इंटरव्यू आदित्य रंजन जो है आप सर्च करिएगा यूट्यूब पर, तो आपको आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, कि रितेश इंटरव्यू करके या रितेश ऑल इंडिया रैंक 128 इंटरव्यू करके, तो ये भी आ जाएगा। बहुत बातें यहाँ पर जेन्युइन जो है वो रितेश ने बता रखी हैं, काफ़ी दिल से जो बातें हैं वो बताया है इन्होंने कि कैसे कैसे जो है इन्होंने अपनी तैयारी किया था, क्या गलतियाँ इन्होंने की थी कि यहाँ पर जो है इनका सिलेक्शन नहीं हुआ था, और उन गलतियों को इन्होंने कैसे सुधारा, वो आपको सीखने को काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिल जाएगा। और एक बहुत स्ट्रांग मोटिवेशन होगा, मतलब ये जो पर्सन है वो ऐसे हैं कि यहाँ पर इनकी बातें फिल्टर्ड नहीं होती, जो भी बातें कहते हैं ऑर्गेनिक और जेन्युइन कहते हैं, ठीक है। तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा।
चलो शुरुआत करते हैं आज के सेशन को लेकर। ये सारे वो फ्री स्टफ्स हैं जो हमने आपके लिए प्रोवाइड करवाया है, जो आराम से जो है जिनका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो सेशन की शुरुआत करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 2 से। पिछला जो सेशन था वो हमारा दोस्तों थोड़ा सा हमारा बेसिक लेवल का था। अगर हम बात करते हैं तो हम बेसिक से मॉडरेट लेवल पर पहुंचे थे। आसान से छोटे छोटे प्यारे प्यारे सवालों को करके हम थोड़ा सा मॉडरेट लेवल पर गए थे। अब आज का जो हमारा लेवल होने वाला है वो काफ़ी देर तक मॉडरेट रहेगा और उसके बाद थोड़ा सा हम हाई के ऊपर भी चलेंगे, क्योंकि हमारे परीक्षा के लिए लगभग हर सवाल इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बैठा कोई बच्चा ऐसा जो CHSL की भी वो तैयारी कर रहा हो, तो ऐसा नहीं है कि उसे CHSL का प्री निकालना है, उसे सिलेक्शन लेना है। तो अगर प्री निकालना है तब तो सिर्फ ये पढ़ो, कोई टेंशन की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं, इससे तुम्हारा प्री हो जाएगा। लेकिन अगर सिलेक्शन लेना है तो आपको थोड़ी यहाँ पर भी टच करना पड़ेगा, इसको भी टच करना पड़ेगा और इसके भी क्वेश्चंस आपको लगाने पड़ेंगे। बहुत ज़्यादा ऐसे क्वेश्चंस नहीं लगाने, लेकिन हाँ थोड़े बहुत लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करके अपना प्यार व्यक्त करें और अपना सपोर्ट दिखाएं। चलिए आते हैं। सर लाइव वॉचिंग दिखा दीजिए एक बार, वो नहीं दिख रहा है। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहला क्वेश्चन है, इन अ स्कूल द नंबर ऑफ बॉयज इज 20%। अच्छा एक और बात, मैंने जितने भी सवाल हैं उन सब पे यहाँ टैग लगा दिया है, ताकि आपको ये ना लगे कि हम कोई फर्जी सवाल कर रहे हैं, कोई रेलिवेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं। आपको पूरा टाइम ये दिखते रहना चाहिए कि हम बहुत ही रेलिवेंट क्वेश्चंस को कर रहे हैं और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो क्या कहा गया, एक स्कूल में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 20% कम है। एक सामाजिक शिविर में लड़कों से 40% और लड़कियों में से 28% शामिल होते हैं। स्कूल में लड़कों की संख्या सामाजिक शिविर में भाग नहीं लेने वाले लड़कों और लड़कियों की कुल संख्या से कितना % कम है। ऐसा क्वेश्चन आजकल आपके पेपर में थोड़ा ज़्यादा ट्रेंडिंग में रह रहा है, यानी इसे हम कह सकते हैं #ट्रेंडिंग। ठीक है, और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। छोटे मोटे सवाल करना उचित है, ठीक है, लेकिन ऐसे सवाल भी ज़रूरी हैं। ऐसे सवालों से हम निपटारा कैसा करेंगे, जैसे यहाँ पर ऐसे भी आ जाता है कि एक गांव में जो है पुरुष और महिला दोनों हैं। पुरुष का इतना % अनपढ़ है, इतना % पढ़ा लिखा है, महिला की इतनी % अनपढ़ है और इतना % पढ़ा लिखा है। फलाने की संख्या फलाने के यहाँ पर जो है वो कितने % कम है या ज़्यादा है, वो हमसे कहा जाता है। सर ब्राइटनेस कम कीजिए। ब्राइटनेस तो अभी इतना ही है, नेक्स्ट सेशन में हम थोड़ा कम करवा देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अभी दिख रहा होगा आप लोगों को, मुझे लगता है, बड़े आराम से। हाँ भाई दिख तो रहा है। चलो, तो कहा गया नंबर ऑफ बॉयज़ इज 20% लेस देन नंबर ऑफ गर्ल्स। अगर हम यहाँ बात करते हैं, हमारा बॉयज़ हो गए और यहाँ गर्ल्स हो गए। गर्ल्स अगर मान लीजिए हमारे पास 100% है, तो लड़कों की संख्या इससे 20% कम है, यानी हमारा कितना है, तो 80 है। ठीक है, ये कहा गया ना, स्कूल में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 20% कम है। सामाजिक शिविर में लड़कों में से 40% और लड़कियों में से 28% शामिल होते हैं। यानी अगर हम बात करते हैं तो लड़कों के दो भाग हैं, एक यहाँ पर जो शामिल होते हैं यानी इंक्लूड होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। आप ऐसा कह सकते हैं कि 40% ऑफ द बॉय एंड 20% अटेंड। तो एक जो अटेंड कर रहे हैं वो हो गए और एक जो अटेंड नहीं करेंगे वो हो गए। लड़कियों का भी कुछ भाग जो है या कुछ % जो है वो अटेंड करेगा और कुछ भाग जो है वो अटेंड नहीं करेगा। तो यहाँ पर देखिए 40% ऑफ द बॉय, ठीक है, यानी यहाँ पर 80 का 40%। 80 का 40% कितना होता है, तो हम बोलेंगे सर 80 × 40/100। एक तो ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं और बाकी सीधा सीधा 32 भी लिख सकते हैं। यानी कितने लोग अटेंड कर रहे हैं, 32 लोग अटेंड कर रहे हैं। 80 में अगर 32 लोग अटेंड कर रहे हैं तो कितने लोग अटेंड नहीं कर रहे हैं, तो 48 लोग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आ जाइए। नेक्स्ट बात करते हैं, 28% ऑफ द गर्ल अटेंड अ सोशल कैंप। यानी लड़कियों का कितना %, 28% अटेंड कर रहा है, तो 100 का 28% 28 ही होता है, अटेंड कर रहा है। कितना नहीं कर रहा है, तो 100 में से हम 28 घटा देंगे, यानी 72 हमारा अटेंड नहीं कर रहा है। समझ गए इस बात को? आ जाइए, क्वेश्चन में यहाँ क्या कहा गया है, नंबर ऑफ बॉयज इन द स्कूल इज व्हाट % लेस देन टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु डू नॉट अटेंड द सोशल कैंप। हिंदी में भी पढ़ लीजिए, स्कूल में लड़कों की संख्या, यानी ये जो स्कूल में लड़कों की संख्या, ये जो हमारा 80 है, इसकी हमें कंपैरिजन करनी है, इसकी हमें तुलना करनी है। और इसकी तुलना हमारी किससे करनी है, तो इसकी तुलना हमारी करनी है यहाँ पर सामाजिक शिविर में भाग नहीं लेने वाले लड़के और लड़कियों की कुल संख्या से। तो लड़के हमारे कितने हैं जो भाग नहीं ले रहे हैं, 48, और लड़कियां हमारी कितनी हैं जो भाग नहीं ले रही हैं, 72। यानी 48 + 72 हमारा कितना हो जाएगा, 120। तो सवाल में यहाँ पर कहा गया है, ठीक है, कि नंबर ऑफ बॉयज इज व्हाट % लेस देन टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स। यानी यहाँ पर ये जो लड़का, ये जो संख्या है ना, ये हमारा 120 से कितना प्रतिशत कम है।
कभी भी इस बात को ध्यान रखना, अगर आपसे ये पूछा जाए ये वैल्यू इससे कितना कम है या ये वैल्यू इससे कितना ज़्यादा है, तो कौन किससे ज़्यादा है या कम है इसको बताने के लिए पहले आप इन दोनों को कंपेयर करो, इन दोनों का रेशियो निकाल लो। सबसे बढ़िया है 40 से आप काटोगे तो 2 भाग में कटेगा और 40 से काटोगे 3 भाग में, यानी अल्टीमेट हमारा 2 जो है वो हमारा 3 से कितना % कम है। तो आप बोलेंगे सर देखिए 2 हमारा 3 से कितना कम है, 1 की कमी, और किससे कंपेरिजन करना है 3 से, तो 1/3 इंटू 100% जो है वो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। और 1/3 हमारा कितना होता है, तो 33 सही 1/3%। ऐसे सवाल पेपर में थोड़े ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो ध्यान रखना ऐसे सवालों का, ठीक है। कोई टेंशन की बात है यहाँ पे, कोई परेशानी की बात है? चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ बात करते हैं। एक और सवाल, मैंने कहा ना थोड़ा सा आज हम लेवल को मॉडरेट से ऊपर की तरफ लेके चलेंगे और आपको हर लेवल का क्वेश्चन आपको सीखना है। अब जैसे ये सवाल है प्रतिशत का, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आप देखिए, और ये भी ICAR में पूछा गया है। SSC इस पेपर को कंडक्ट करती है और एग्रीकल्चर का ये पेपर है, और यहाँ से सीधा सवाल आपके SSC के बाकी परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो ये पेपर ICAR को आप इग्नोर नहीं कर सकते, बहुत शानदार पेपर है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है देखिए, द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इज इतना, यानी किसी गांव की जनसंख्या आज के समय इतनी है। अगर हम मेल्स की बात करते हैं तो वो 25% बढ़ जाते हैं, और फीमेल की बात करते हैं तो 15% बढ़ जाते हैं, ठीक है। एंड देन द पॉपुलेशन विल बिकम 55,284। What is the difference between number of males and that of number of females in the present population of the village? बहुत ही प्यारा सवाल कि एक गांव की वर्तमान संख्या 45,840 है, ठीक है। पुरुषों की संख्या में 25% की वृद्धि होती है और महिलाओं की जनसंख्या में 15% की वृद्धि होती है, तो गांव की जनसंख्या हमारी इतनी हो जाती है। वर्तमान जनसंख्या में पुरुष और महिलाओं के बीच का अंतर। ऐसे सवाल को अगर हम यहाँ पर चाहें तो हम यहाँ पर जो है एलिगेशन से भी बना सकते हैं, ऐसे सवाल को हम परसेंटेज मेथड से भी बना सकते हैं, लेकिन इनके लिए हमारे पास एक बहुत ही अच्छा मेथड है, और उस मेथड का हमारा नाम क्या है, तो उस मेथड का मेरे भाई यहाँ पर जो नाम है वो है कॉमन मेथड। कॉमन मेथड यहाँ पर कैसे काम होता है वो समझिए। ब्राइटनेस लो करिए, मेरे भाई सुबह से मैं बैच पढ़ा रहा हूँ, इतने सारे बैचेस पढ़ा दिए, इतनी शिकायत किसी की ब्राइटनेस को लेकर नहीं आई है जितनी आप लोगों की आई है। अभी ब्राइटनेस यहाँ पर नहीं ठीक किया जा सकता है, ये कैमरे की सेटिंग की वजह से है, ठीक है। तो अभी आप लोग जैसे हैं पढ़ लीजिए, अभी थोड़ा सा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। इसमें ब्राइटनेस का कोई ऑप्शन नहीं है भाई, इस बोर्ड में ब्राइटनेस का ऑप्शन रहता तो आपके कहने के पहले मैं बदल देता। इस बात को समझिए, आपको कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती, ठीक है। कैमरे की ब्राइटनेस से थोड़ी बहुत मैं देखता हूँ, थोड़ा साइड होइए आप। कैमरे की थोड़ी बहुत ब्राइटनेस हो सकती है, बट मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ पर इनकी भी ब्राइटनेस ज़्यादा है यहाँ पे। ठीक है अब। अरे कुछ बच्चों की थोड़ी सी वो ज़्यादा परेशानी हो जाती है ना, ये वाला लाइट ऑन कर दीजिए। अब हो गया भाई ब्राइटनेस ठीक, बताओ। सही है, हमें काला कर दिया मतलब है अपने क्वेश्चन के चक्कर में। कितना सही हो गया ना, मतलब कितनी खुशी मिल रही है आप लोगों को। हाँ सर अब ठीक है, चाहे आप दिखें ना दिखें, हमारा सवाल दिखना जरूरी है। वाह वाह, बहुत अच्छे, ठीक है। हाँ देखिए सर हम दिख रहे हैं, बताओ। हाँ सर बहुत बढ़िया, आप नहीं दिखने चाहिए, हमारा सवाल दिखना चाहिए। वाह, आ जाओ। चलो देखो सवाल में, तो मैंने कहा यहाँ पर कि ऐसे सवालों में हम कैसे सवालों को सॉल्व करेंगे, समझिएगा। गांव की जनसंख्या दिख गई, मेल हमारा 25 से बढ़ गया, फीमेल हमारी 15 से बढ़ गई, और पूरे गांव की जनसंख्या हमारी इतनी हो गई। मेल और फीमेल का जो है हमारा डिफरेंस पूछा गया है, ठीक है। मैंने यहाँ पर कहा कि थोड़ा सा हम बेसिक का सहारा लेकर जो है यहाँ पर इस सवाल को बनाएंगे, और बाद में हम उसे कॉमन मेथड लगा देंगे। आप ऐसे समझिए जैसे मेल को आपको इतना समझ लेना है कि सर मेल, देखो मैं पहले बेसिक बता रहा हूँ और फिर इसके बाद इसमें कॉमन मेथड लगा दूंगा। तो ये जो मेल हो गया और ये हमारे फीमेल हो गए,
अगर हम बात करते हैं तो मेल को हम यहाँ पर बोलेंगे 100x है और फीमेल जो है वो हमारी 100y है। मेल प्लस फीमेल की जो हमारी टोटल वैल्यू दी गई है वो 45,840 दिया गया है। हम अपने तरफ से मान लेते हैं कि सर मेल्स की कुल जनसंख्या इतनी है, फीमेल की जनसंख्या इतनी है, मेल प्लस फीमेल की जनसंख्या हमारी इतनी हो गई। मेल की जनसंख्या को सर हमने कितना बढ़ा दिया है, 25% से बढ़ा दिया है। आप मुझे बताइए इसका 25% हमारा कितना हो जाएगा, तो 25x हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फीमेल की जनसंख्या को 15 बढ़ा दिया है, इसका 15%, 100 का 15 कितना होता है, 15 ही होता है। और बढ़ाने के बाद हमारी जो जनसंख्या है वो हमारा 55,284 हो गया है। हमें इस 55,000 से कोई लेना देना नहीं है। आप ये बताइए कि यहाँ पर आपने लिखा है कि मेल का जनसंख्या बढ़ा कितना है, यहाँ पर आपने लिखा है कि फीमेल की जनसंख्या बढ़ी कितनी है, तो यहाँ पर भी आप ये लिखेंगे कि टोटल हमारा इंक्रीज कितना हुआ है। जैसे आज के समय में जनसंख्या 55,284 है और पहले जो हमारी जनसंख्या थी वो हमारा 45,840 थी। समझ गए यहाँ पे? तो इंक्रीज हमारा कितने का हुआ है। आप ऐसे करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो हमारा इंक्रीज कितने का हुआ है, 9,444 का। कमेंट में एक बार करके बताइए, लिख के बताइए इंक्रीज हमारा कितने का है, तो आप बोलेंगे सर 9,444 का। कोई टेंशन की बात है तो बस यहाँ पर इंक्रीज लिखिए कि ये हमारा जो इंक्रीज है वो हमारा इतने कितने का है, 9,444 का मेरे भाई इंक्रीज है। दिस इज द इंक्रीज। कोई टेंशन की बात है यहाँ पे? तो हमारा मेल हमारा फीमेल इसके बराबर है, उसके बाद ये हमारा मेल का इतना परसेंट, फीमेल का हमारा इतना परसेंट इसके बराबर है। बस जो इंक्रीज है ना हमें वो लिखना है यहाँ पे, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, बचपन में आपने पढ़ा था कि अगर आपके पास दो इक्वेशन होते हैं और उसमें अगर मान लीजिए किसी एक की वैल्यू पता करनी होती है तो दूसरे को काटना होता है, ठीक है। आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये 25 है, ठीक है। तो यहाँ पर x और x को खत्म किया जाता है किससे गुना करके, 4 से गुना करके। अगर मैं यहाँ पर 4 से गुना करूँ तो मुझे हर संख्या में 4 का गुना लगाना पड़ेगा। जैसे मानो यहाँ पर इसमें भी मुझे 4 का गुना लगाना पड़ेगा, इसमें भी मुझे 4 का गुना लगाना पड़ेगा और मुझे इसमें भी 4 का गुना लगाना पड़ेगा। तो ये जो आपका इक्वेशन है, ये इक्वेशन आपका बदल जाएगा, रूप ले लेगा यहाँ पर ऐसे। जैसे 25 × 4 हमारा 100x हो जाएगा, 15 × 4 हमारा 60y हो जाएगा भाई, और यहाँ पर इसका गुना करोगे तो 4 चौके 16, 16 और 17, ठीक है, 16 और 17 और 9 चौके 36, 37,776 हो जाएगा। आप यहाँ मल्टीप्लाई करके देख लो, कोई टेंशन की बात यहाँ पर नहीं है। अब यहाँ पर जो है आप माइनस करना चाहो तो माइनस कर लो 100 में से। जैसे मानो आप इसे इक्वेशन 1 मान लो, मैं इसका स्मार्ट अप्रोच भी आपको बताऊंगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। 100 में से अगर आप 100 घटाओगे खत्म हो जाएगा यहाँ पे। 100 में से 60 घटाओगे तो कितना हो जाएगा आपका, 40y हो जाएगा यहाँ पे। और अगर आप इसमें से इसको माइनस करते हो तो देखो 45,840 में से आप इसे माइनस कर लो तो देखो आपका एकदम बेसिक में कर रहा हूँ, 10 से 6 4 आ गया आपका, 13 से 7 आपका 6 आ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 7 से 7 आपका 0 चला गया, ठीक। उसके बाद यहाँ 15 से 7 आपका 8 आ गया और आपका यहाँ पर जो है खत्म, यानी 8,064 के करीब में, ठीक है। 45,000 है ना, तो मुझे लग रहा है 37,000 8,000 सही तो है, 8,064 आ गया, एकदम कतई बेसिक। यानी 40y की वैल्यू हमारी इतनी है। हमसे यहाँ पर जो है सबसे पहले यहाँ फीमेल की जनसंख्या पता करनी, यानी 100y की। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर फीमेल की जनसंख्या पता करने को, तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, 8,000 जो 64 है, ठीक है, अगर हम इसे 40 से डिवाइड कर दें तो y की वैल्यू आ जाएगी, और 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा फीमेल का जनसंख्या आ जाएगा। 20 से हमारा 2 बार में, 20 से हमारा 5 बार में, 2 से हम इसे काटेंगे तो 4032, 4032 का 5 गुना कितना होगा, 4000 का 5 गुना 20,000 और 32 का 5 गुना हमारा 160 हो जाएगा, तो 20,160 हो जाएगा भाई, ठीक है। कोई टेंशन की बात है, ये हमारी फीमेल की जनसंख्या हो गई। अब अगर हमारा फीमेल का जनसंख्या आ गया तो हम मेल का जनसंख्या कैसे निकालेंगे, तो 45,840 में से हम यहाँ फीमेल को माइनस कर देंगे। तो 45,840 में से आप इसे माइनस करो, तो 45,000 में से 20,000 माइनस करोगे 25,000 आ जाएगा, और 840 में से आप 160 को माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, ठीक है, 16 8 24, यानी यहाँ पर हो जाएगा हमारा 680, ठीक है। कोई टेंशन की बात है, 16 8 24 हो गया, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फीमेल और ये हमारा हो गया मेल। अगर हम इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं जो कि हमारे सवाल में पूछा गया है, आप माइनस करके देख लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है।
यहाँ पर 160 में 80 जोड़ा 240 हो गया, 240 और 600 हमारा 840 हो गया, 20,000 25,000 45,000 हो गया। अब यहाँ पर मेल और फीमेल का अगर हम अंतर देखते हैं, माइनस कर दीजिए आप यहाँ 25,000 में से 20,000 5,000 680 में से आपका जो है 160 अगर आपका चला जाएगा तो 480 आ जाएगा, ठीक है। यानी 5,480 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। डी कैसे आएगा भाई? 5,520। अच्छा अच्छा, एक सेकंड, हाँ एक सेकंड माइनस कर दो, थोड़ा सही माइनस नहीं किया मैंने। हाँ 5,520 आ जाएगा, 680 में से 160 जाएगा तो 520 आ जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। अभी ये तो हमने बेसिक तरीका से बनाया, इसको 100x माना, इसको 100y माना हमारा इसके बराबर, इसका 25%, इसका 15% और यहाँ इसको, फिर हमने इसको इक्वेट किया, फिर x में से x घटाया तो हमारी वैल्यू आई। लेकिन क्या पेपर में हमें ऐसे ही करना था? पेपर में हमें ऐसे नहीं करना था। पेपर में आपको यहाँ पर अप्लाई करना है कॉमन मेथड। कॉमन मेथड आप यहाँ कैसे अप्लाई करेंगे वो समझिए। एक बच्चा कह रहा है सर समझ नहीं आया। भाई बिल्कुल बेसिक लिखा है। आप ये बताओ, मेल की जनसंख्या इतनी मानी, फीमेल की इतनी मानी, तो मेल प्लस फीमेल हमारा इतना आ गया। मेल का 25%, फीमेल का 15%, जितने का इंक्रीज हुआ है वो लिख दो यहाँ पे, ठीक है। फिर इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 से मल्टीप्लाई करो तो ये 100 हो गया, इतना हो गया, इतना हो गया। पहले में से इसको मैंने माइनस कर दिया तो 100 से 100 खत्म हो गया, 100 में से 60 गया, 40 आ गया। इसमें से इसको माइनस किया, इतना आ गया। 40 वाई की वैल्यू इतनी है तो वाई की वैल्यू 8,064/40 हो गया। तो 100 वाई यानी फीमेल की वैल्यू कितनी है? तो फीमेल की वैल्यू 100 वाई है। 100 से गुना कर दिया तो 100 वाई की वैल्यू आ गई, फीमेल आ गई। मेल की वैल्यू निकालना है तो इसमें से फीमेल घटा दो, तो इसमें से फीमेल घटाया, मेल आ गया। इन दोनों का डिफरेंस पूछा था, डिफरेंस आ गया। अब जैसा कि मैंने कहा कि इसका स्मार्ट अप्रोच है, तो इसका स्मार्ट अप्रोच है तो हम स्मार्ट अप्रोच कैसे लगाएंगे? कभी भी ऐसे सवालों में होता है ना तो हम कॉमन मेथड के ऊपर भागते हैं कि कॉमन मेथड हमें क्या देखना है। जैसे उदाहरण के तौर पे आप ये देखो कि आपकी जनसंख्या थी कितनी, तो 45,840, और आपकी जनसंख्या हो कितनी गई? 55,284। मेरे एक एक शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, नहीं तो कहाँ से यहाँ पर क्या हो गया पता भी नहीं चलेगा आपको। तो यहाँ पर इसमें से आप इसको माइनस कर दीजिए, इसमें से आप इसे माइनस कर दीजिए, आपका कितना आ जाएगा कुल मिला के? तो 9,444। आप इसमें से माइनस करोगे 9,444। अगर मैं बात करूँ तो ये 9,444 क्या है? तो ये हमारी जनसंख्या जितने से बढ़ी है उसका मान है। जनसंख्या कितने से बढ़ी है? तो मेल में 25% और फीमेल में 15%। तो अगर हम बात करते हैं आसान भाषा में तो ये हमारा मेल का 25% है और ये हमारा फीमेल का 15% है। समझ गए मेरी बातों को? यहाँ पे कॉमन मेथड में यहाँ पर क्या होता है कि हम ये देखते हैं कि हम दोनों में कॉमन कितना उठा सकते हैं, कितना कॉमन ले सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू कितना ले सकते हैं। तो इससे 15% और इससे 15%, हम दोनों का 15% ले सकते हैं। दोनों का 15% लेने का मतलब है पूरी जनसंख्या का 15% लेना, यानी 45,840 का 15% लेना, ठीक है। तो अगर हम इसमें से दोनों के 15% को घटा दें, यानी यहाँ पर 15% ऑफ मेल और 15% ऑफ फीमेल हम यहाँ पहले लिखें, और वो कितना होगा? तो बोलोगे सर ये जो 45,840 आपने लिखा है सर, ये 45,840 हमारा 100% का मान है, हमें कितने का निकालना है? 15 का निकालना है, ठीक है। 5 से आप काटो तो 2 बार में, 5 से काटो 3 बार में, 2 से आपने काटा, 2 हो गया, 2 हो गया, 9 हो गया, ठीक है। और यहाँ 2 हो गया, 2292 बार में। देखो 2 दूनी 2, 2 दूनी 9 18, ठीक है। 2292 का 3 गुना हमारा हो जाएगा 9 तिरके 27, यहाँ पर 8 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ 6,876। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि अगर मैं इसका 15% निकालता हूँ तो वो कितने के बराबर आएगा? 6,876 के बराबर आएगा, ठीक है। तो यानी यहाँ पर 6,876 आ जाएगा। समझ गए? तो ये जो जनसंख्या था ये दोनों का, यहाँ इसका 25%, इसका 15% था, और ये जो आया दोनों का 15% आया। अगर मैं इसमें से माइनस कर देता हूँ तो मेरा 15 से 15 फीमेल खत्म हो जाएगा, जो हमारा आ जाएगा वो हमारा 10% मेल आ जाएगा। यानी 25 में से 15 घटा दिया, 10% मेल। और यहाँ देखो 14 से 6 आपका 8 हो गया, 13 से 7 आपका 6 हो गया, ठीक है। 13 से 8 आपका 5 हो गया, और 8 से 5 आपका
ठीक है, सॉरी 8 से 6 आपका 2 हो गया, यानी 2568, यानी मेल का 10% 2568 के बराबर है। मेल का 10% हमारा किसके बराबर है? 2568 के बराबर है। तो अगर हम बात करते हैं पूरा का पूरा 100% मेल हमारा कितना होगा, तो किसी संख्या का 10% जो है वो इसके बराबर है, तो पूरा का पूरा 100% 25,680 हो जाएगा भाई। ये हमारा मेल का जनसंख्या आ गया। और अगर आप पीछे देखेंगे तो 25,680 हमारा मेल का जनसंख्या आया था। अब अगर मेल का जनसंख्या इतना आ गया तो हम क्या बोलेंगे सर? 100% फीमेल। फीमेल कैसे निकलेगा? टोटल जनसंख्या 45,840 है और 45,840 में 25,680 हमारे मेल है, तो इसमें से आप इसे घटा दो। 840 में से आप 680 को घटाओगे तो आपका कितना आ जाएगा? तो देखो यहाँ पर 14 से 8 गया आपका, 6 आ जाएगा 7 से, यानी 160 हो गया और ये हो जाएगा 20,160 मेरे भाई। तो यहाँ इस जनसंख्या में से इसे घटाएंगे 20,160 आएगा। इन दोनों का डिफरेंस पूछा है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हमारा कितना होगा? तो इन दोनों का डिफरेंस हमारा हो जाएगा 5,520 जो हो जाएगा वो हमारा करेक्ट आंसर आएगा। ये क्वेश्चन सर कैलकुलेटिव था, तो अगर कैलकुलेटिव था यहाँ पर तो समय तो लगेगा, कोई टेंशन की बात नहीं है, घर दे दीजिएगा, ठीक है। तो ये जो है क्वेश्चन कैलकुलेटिव है, समय लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि हाँ पेपर में नहीं आएगा, ऑलरेडी आया हुआ है और CHSL में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और सबसे अच्छी मैं बात बताऊं, यहाँ पर तो ऐसे सवाल यूट्यूब पर कोई नहीं कराता, कारण हम आपको बताते हैं, क्योंकि यूट्यूब पर अक्सर ऐसे सवाल कराए जाते हैं थोड़े से जो आसान हो, जो बच्चे को थोड़ा मजा आए, जिसके ऊपर थोड़ा कमेंट बढ़े। समझ रहे हो मेरी बातों को लेकर यहाँ पे? और बच्चा करके जाता है आसान सवाल और पेपर में जब ऐसा आता है तो फिर मुंह खुला कर खुला रह जाता है। बच्चे की गलती इसमें है नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने जो सोचा है कि मेरी सीरीज में मेरे व्यूज कितने मिल रहे हैं, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे यहाँ 10,000 लाइव वॉचिंग नहीं चाहिए भाई, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। बस मुझे यहाँ पर कंटेंट बहुत बेहतरीन देना है कि अगर मानो पेपर में जिस दिन यहाँ पर पहला सवाल आ जाए ना, तो कोई बच्चा ये ना कहे सर ऐसा पढ़ा नहीं था, सिरंत कोई बोले भैया देखो आदित्य सर की जाके महाभारत बैच देखो, वहां पर सारे क्वेश्चन इन्होंने कराए हैं, आसान मॉडरेट टफ। ठीक है यार, 10 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, एक टफ आ गया, थोड़ा कम समझ में आएगा, 9 तो समझ में आएगा, वो तो अच्छे से पढ़ो ना, ठीक है। और थोड़ा आप लोग सपोर्ट दिखाओ ऐसे सवालों पे, ऐसा नहीं है कि हाँ क्वेश्चन टफ आया भाग जाएंगे नहीं देखेंगे, फिर उससे हमारा भी मन टूटता है, समझ रहे हो? ठीक है, चलो आ जाओ। ऐसे क्वेश्चन क्यों करवा रहे हैं? ताकि आपका बेनिफिट हो। ऐसा तो है नहीं ना कि यहाँ पर ओलंपियाड या फिर कोई और क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, पूछा गया सवाल है वो करवा रहे हैं तसल्ली से। चलो, सीमा की बचत उसके व्यय के 16% के बराबर है। यदि उसके आय में 35% की वृद्धि होती है और व्यय में 36% की वृद्धि होती है, तो बचत में कितने परसेंट की कमी होती है? यकीन मानिए आज के समय ये एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन बन चुका है। ये भी बहुत बार वो पेपर में पूछ रहे हैं, और ना सिर्फ एसएससी में बल्कि अलग अलग परीक्षाओं में भी पूछा जा रहा है। हम ऐसे सवालों को कैसे टैकल करेंगे? इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग वाले सवाल। देखिए, ऐसे करने को तो हम इस एलिगेशन से कर सकते हैं, लेकिन अभी हमने आपको एलिगेशन नहीं पढ़ाया तो हम इस एलिगेशन से नहीं बताएंगे। यूँ समझ लीजिए कि हमने आपको जो मेथड कराया हम उसी आधार पर लेके चलेंगे। तो कहा गया है सीमा की बचत उसके खर्चे के 16% के बराबर है। मान लीजिए सीमा बेचारी कमाती है, ये उसका इनकम है, ये उसका एक्सपेंडिचर है और ये उसका सेविंग है। तो कहा है सेविंग जो है वो 16% ऑफ एक्सपेंडिचर है। मान लो कि उसका खर्चा 100 रुपया है, तो यहाँ पर इसी का 16% उसका क्या है? तो सेविंग है। यानी यहाँ पर अगर बात करते हैं तो 16 रुपया वो खर्चा बचा रही है। बोला गया ना, सेविंग इक्वल टू 60% ऑफ एक्सपेंडिचर, यानी इसी के 16% के। तो अगर हम इनकम की बात करें तो 100 रुपये का खर्चा, 16 रुपये की सेविंग, यानी इनकम कितना हो जाएगा? 116। क्योंकि आपकी कमाई को या तो आप खर्च करते हैं नहीं तो बचाते हैं, तीसरा कोई काम होता नहीं है यहाँ पे। ठीक है, चलिए आ जाइए। यहाँ पर कहा गया इफ आर इनकम इंक्रीजेस बाय 35%, यदि हम उसके इनकम को बढ़ा दें 35% से। अगर हम इस संख्या को यहाँ पर बढ़ा दें, और कितने से? 35% से। उसके हम खर्चे को बढ़ा दें 36% से। अगर हम उसके खर्चे को बढ़ा दें, देखो इसे हमें बढ़ाना है 35% से, ध्यान रखना, ठीक है। और इसे हमें बढ़ाना है कितने परसेंट से? 36% से, ये भी ध्यान रखना। तो हमारे सवाल में आता है कि सेविंग उसका कितना परसेंट से बढ़ जाएगा या घट जाएगा।
आप हमेशा ऐसे सवालों में बस जो इंक्रीज कर रहे हैं ना उसकी वैल्यू निकाला करिए, फाइनल वैल्यू मत निकालिए। बहुत बच्चे क्या करते हैं, इसका 35% निकाल के जोड़ देते हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको मात्र 116 का 35% निकालना है, तो 116 का 35% आप निकालो यहाँ पे। एलिगेशन से बहुत शॉर्ट में बनता, लेकिन फिर भी मैं नहीं बताऊंगा एलिगेशन, क्योंकि अभी नहीं पढ़ाया है। 5 से 7 बार में 2 बार में, 2 से कटा आपका 10 बार में, और 2 से कटा आपका 58 बार में। ठीक है, 58 का 7 गुना आप करो यहाँ पे, 50 का 7 गुना 350, और 8 सते 56 यानी 406, और 406/10, 406/10 का मतलब कितना हो गया, 40.6 हो गया भाई। थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट रखेंगे आप लोग यहाँ पे, कि इस संख्या का 35% 406 यानी 40.6। एक और बात हम बताते हैं शॉर्ट में आप कैसे कर सकते हैं वो समझिए। इसका जो 10% है ना, इसका 10% हमारा 11.6 आएगा। 35% निकालना है तो इसका 3 गुना कर दो ताकि 30% आ जाए। तो यहाँ पर 3 गुना जो होगा वो 34.8 होगा, और साथ में इसका 5% जो होगा ना वो आप इसका करोगे तो 5.8 आएगा आपका। अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 40.6, डायरेक्ट ऐसे आ जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो कि किसी संख्या का 35% निकालना है, उसका 10%, इसको 10 से भाग कर दो आ गया, 30% के लिए 3 से गुना कर दो वो आ गया, और अगर 10% का मान इतना है तो 5% इसका आधा होगा, यानी 30 और 5 35 निकाल दिया मैंने। अपने अपने तरीके हैं, कर सकते हैं। एक्सपेंडिचर में 36% मैंने बढ़ा दिया, यानी हमारी वैल्यू कितनी बढ़ गई, 36 हमारी बढ़ गई है। अब हमसे कहा गया हमारा सेविंग कितना बढ़ गया है। आप बताओ, इनकम में मैंने 40.6 रुपये बढ़ाए, खर्चा मेरा 36 बढ़ गया, तो सेविंग कितना बढ़ेगा, तो 40 में से इसे घटा दो। 40.6 में से जब इसे घटाओगे तो वो हो जाएगा 4.6 रुपये, यानी आपका जो खर्चा है वो कितना बढ़ा है, सेविंग जो है, जो बचत है आपकी, वो इतने रुपए की इंक्रीज हो गई है। क्योंकि हमेशा ये बात ध्यान रखना, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, यानी इतने रुपए का इंक्रीज है। तो अगर हम बात करते हैं परसेंटेज इंक्रीज के बारे में, तो हमारा इंक्रीज कितने का है, 4.6 का, और कितने के ऊपर है, तो 16 के ऊपर। इनटू कितना कर देंगे भाई, 100 कर देंगे, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। यहाँ से दशमलव हटा दीजिए तो आपका चला जाएगा 0, काट लीजिए आप यहाँ पे। ठीक है, आप काटेंगे, 2 से आपका 8 बार में जाएगा, 2 से आपका 5 बार में। ठीक है, और यहाँ पर जो है फर्दर आप और यहाँ डिवीजन कर लो। 46 का 5 गुना कितना हो गया, 230/8, और 230/8 को जो भी यहाँ पर आप डिवाइड करोगे, 8 का 2 गुना 16 आ जाएगा, 70 हो गया, 8 8 64 हो गया, 40 आ जाएगा, यानी लगभग 28.75% जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। और हालांकि इतना डिटेल में सॉल्व नहीं करना था, जैसे आपने यहाँ देखा कि ये इसे 2 बार में काट रहा है, तो इंक्रीज से 2 में एक ही ऑप्शन है और वो है ऑप्शन नंबर सी, तो आप इसे टिक कर सकते थे। क्योंकि हमारा जो है वो इंक्रीज हो रहा है, और इंक्रीज से जैसे इसे भाग करेंगे 2 बार में, तो एक ही ऑप्शन 2 से स्टार्ट हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा करेक्ट आंसर आएगा। तो किसी व्यक्ति का जो था वो हमारा खर्च, सेविंग जो था वो इसी का 16% था, इसे 100 मान लिया तो ये 16 हो गया, इतने का एक्सपेंडिचर, इतने का सेविंग, यानी इनकम 116 का, इसमें 35% बढ़ा दिया, यानी यहाँ 40.6 बढ़ा दिया, इसमें 36% बढ़ा दिया, यानी 36 बढ़ा दिया। आप बताओ, पूरा इनकम इतने से बढ़ा, खर्चा इतने से बढ़ा, यानी इतना माइनस इतना, तो सेविंग मात्र इतने से बढ़ेगा। आज हमारा सेविंग में इतने का इंक्रीज हो रहा है, और कितने के ऊपर, 16 के ऊपर, तो 4.6 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 100, हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है, चलिए आ जाइए। कुछ ऐसे सवाल भी हम यहाँ देखते हैं जो हमारे परीक्षा में पूछे जाते हैं, पेपर में क्या कहा जाता है वो भी देखिए। चावल की कीमत में 20% की कमी एक व्यक्ति को 450 रुपये में 50 किलोग्राम अधिक चावल प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। चावल की मूल्य प्रति किलोग्राम क्या होगा। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन आते हैं ना, ऐसे सवाल में जनरली 4 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चावल का ओरिजिनल रेट क्या था, चावल का पुराना रेट क्या है, शुरू में आप कितना चावल खरीद रहे थे, अब आप कितना चावल खरीद रहे हैं। समझ रहे मेरी बातों को लेकर। यहाँ पे ऐसे कई प्रकार के क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। यानी एक तरीके से अगर हम यहाँ बात करते हैं तो देखो, ये जो चावल वावल वाला जो हमारा सीन चलता है, ये कैसे चलता है समझो। मानो हमारा मुन्ना है, और मुन्ना जो है, मुन्ना के घर हमारी कोई मुन्नी गई है, ठीक है। अब मुन्ना यहाँ पर चाय चाह रहा है पिलाना, तो यहाँ पर जो है खर्चा कैसे बैठेगा। अगर आज के समय मुन्ना मानो यहाँ चीनी का रेट की बात करता है, तो चीनी मानो यहाँ पर 100 रुपये किलो हो जाए, और मुन्ना पहले 4 किलो चीनी अब महीने में लेकर आता था, तो मुन्ना का हमारा खर्चा कितना होता था, 400 रुपये। ठीक है,
अगर हम यहाँ बात करते हैं तो कल के दिन यहाँ पर जो है खर्चा हमारा बढ़ जाता है। खर्चा यहाँ पर जो रेट है चीनी का बढ़ जाता है और यहाँ पर 100 रुपये के जगह पर चीनी जो है वो हमारी मान लीजिए 200 रुपये किलो हो जाती है। और मुन्ना के पास बेचारा खर्च करने के लिए यहीं 400 रुपये है, तो वो यहाँ पर कितना लेकर आएगा, तो वो यहाँ 2 किलो चीनी लेकर आएगा। यानी आपने यहाँ पर देखा कि सर ये हमारा प्राइस है और ये हमारा कंजप्शन है या क्वांटिटी भी कह लीजिए, बराबर हो जाता है किसके, एक्सपेंडिचर के। यहाँ पर जो छोटी सी बात सीखनी है वो क्या सीखनी है कि पैसे का रेशियो देखो, पहले पैसा 100 रुपये था तो 4 किलो लाते थे, अब 200 हो गया तो 2 किलो लाते हैं। पैसे का अगर हम अनुपात देखें तो पैसे का अनुपात 1:2 है, और क्वांटिटी का अगर हम रेशियो देखें तो क्वांटिटी का रेशियो 2:1 है। यानी यहाँ पर पैसे का उल्टा क्वांटिटी है, 1-2 का उल्टा 2-1 है, यानी हमेशा पैसे का उल्टा क्वांटिटी होता है। पैसे की कीमत बढ़ती है तो खपत ऑटोमेटिक कम हो जाता है। पैसे की कीमत बढ़ती है तो खपत जो होता है वो हमारा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो यहाँ इस सवाल को अगर आप देखते हैं तो कमी हुई है यहाँ पर, रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ राइस, 20% की हमारी कमी हुई है। आप मुझे बताइए ये जो 20% है इसकी वैल्यू कितनी है, 1/5 होती है। यानी अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो पैसा है वो हमारा कितना है, तो हमारा पैसा पहले 5 रुपये था, ठीक है। प्राइस अगर कीमत की बात करें, कीमत पहले 5 थी, 5 में 1 की कमी हो गई, यानी कीमत पहले 5 थी तो 5 में 1 कम हो गया तो कितना हो जाएगा, 4। ये हमारा पैसा हो गया। क्वांटिटी की अगर हम बात करते हैं तो क्वांटिटी इसी का उल्टा हो जाता है, 5:4 का उल्टा 4:5 हो जाता है। अभी बताया था मैंने आपको कि जैसे पैसा अगर 1 से 2 है तो क्वांटिटी 2 1 से 1 हो जाएगी, यानी हमेशा पैसे का उल्टा क्या होगा, क्वांटिटी। पैसा अगर 5 से 4 तो क्वांटिटी 4 से 5 उल्टा, ताकि खर्चा जो रहे वो समान रहे, क्योंकि मुन्ना के बाबूजी उसको फिक्स पैसा देते हैं। अब उसमें डेयरी मिल्क का अगर दाम बढ़ जाए तो ये है कि मुन्ना पहले बड़ी वाली डेयरी मिल्क लेता था, अब वो छोटी वाली डेयरी मिल्क लेगा। यानी यहाँ पर कीमत के बढ़ने से आदमी खपत कम करता है। समझ रहे हैं बात को यहाँ पे, ठीक है। चलिए, यानी पहले अगर मैं कोई सामान 4 किलो खरीद रहा था या 4 यूनिट, तो अब मैं कितना खरीदूंगा, 5 यूनिट खरीदूंगा। अब यहाँ पर 20% कम होने के चलते इनेबल अ पर्सन टू बाई 50 kg मोर, पैसा कम हुआ, और कम होने का प्रभाव क्या हुआ, कम होने के चलते अब कोई व्यक्ति 50 किलो ज़्यादा खरीद रहा है। हिंदी में भी पढ़ लीजिए, कीमत 20% कम होने के चलते व्यक्ति 50 किलोग्राम अधिक चावल खरीद रहा है। यानी पहले वो 4 यूनिट खाता था, अब वो 5 यूनिट खाता है। कितना यूनिट अधिक खा रहा है, 1 यूनिट। और यहीं 1 यूनिट की बात अगर हम करें तो इसी 1 यूनिट का मान सवाल में 50 किलो दिया होता है। तो ये जो परसेंट दिया है उसका इस्तेमाल यहाँ हो गया, ये जो वजन दिया है उसका इस्तेमाल यहाँ हो गया कि सर 1 यूनिट का मान 50 किलो। अगर 1 यूनिट का मान 50 किलो है तो ये तो 4 यूनिट है, यानी 50 × 4 यानी 200 किलो हो जाएगा भाई। और ये हमारा कितना है, तो 5 यूनिट है, तो 50 × 5 यानी 250 किलो हो जाएगा। यहाँ से 2 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न आपका ये बनता है कि पहले वो कितना चावल खाता था, तो पहले 200 किलो, अब वो कितना चावल खाता है, 250 किलो। ये 2 तरह का सवाल बन जाता है, ओरिजिनल कंजप्शन और न्यू कंजप्शन दोनों हो गया हमारा यहाँ पे, ठीक है। कि पहले खपत कितनी, 200 किलो, आज की खपत कितनी, 250 किलो। अब रेट हमारा निकालने का एक नया फंडामेंटल आता है, वो रेट हम कैसे निकालते हैं। जैसे मानो क्वेश्चन में रेट की बात करते हैं, मान लीजिए कि आप 100 रुपये में चावल खरीद के लेके आए हो, और चावल जो है आप 10 किलो लेकर आए हो, तो चावल का रेट कितना है, तो जितने रुपए में लाए थे उसको चावल के क्वांटिटी से डिवाइड कर दो, तो यानी चावल का रेट 10 रुपया पर किलो है। यानी जितने रुपए का सामान खरीदा था उसको अगर हम भाग कर देते हैं जितना क्वांटिटी खरीदा है उससे, तो हमें रेट का पता चल जाता है। यहाँ पर क्या है, व्यक्ति जो है वो 450 रुपये में चावल को खरीद के लेके आता है, तो चावल का मूल्य जो है वो शुरू में कितना था ये बताना है। तो आप मुझे बताओ, ओरिजिनल रेट अगर हमें निकालना है, शुरू का एकदम वास्तविक रेट निकालना है, तो हम पहले 450 रुपये में कितना चावल लेकर आते थे, 450 में हम 200 किलो चावल लेकर आते थे, ठीक है। यानी हमारा रेट कितना था भाई, तो 45 बटे यहाँ पर जो है आप इसे काटो, 5 से 9 बार में, 5 से हमारा 4 बार में, 9/4 का मतलब कितना हो गया, 2.25, ठीक है। और अगर मान लीजिए आज के समय का रेट पूछे, नया रेट पूछे कि भाई तुम्हारा रेट आज के समय कितना है, ठीक है, किस रेट पर आज तुम चावल लेकर आते हो, ठीक है, तो बोलोगे सर 450 रुपये में आज के समय हम कितना चावल लेकर आते हैं, तो 450 रुपये में आज के समय हम 250 चावल लेकर आते हैं। यानी यहाँ भाग करेंगे 5 से 9 बार में, 5 से 5 बार में, तो 9/5 यानी 1.8 रुपये प्रति किलो चावल है। तो ऐसे सवालों में कुल मिलाकर
चार तरह के प्रश्न बनते हैं। पहले आपकी खपत कितनी थी, अब आपकी खपत कितनी है। पहले आपका रेट कितना था, अब आपका रेट कितना है। इस तरह से सवाल बनता है कि कीमत के 20% कम करने से आपने इतना यूनिट ज़्यादा खरीदा इतने रुपए में। तो कीमत यहाँ कम हो गई, कम होने के चलते क्वांटिटी उल्टा हो गया। जितना ज़्यादा खरीदा, एक का मान 50 किलो, चार का मान 200 किलो, पाँच का मान 250 किलो। समझ गए यहाँ पर? कोई टेंशन की बात है, कोई दिक्कत की बात है? पहले इतने रुपए थे, इसी में हम 200 किलो खरीदते थे, अब इतने रुपए में हम 250 किलो खरीदते हैं। ये पहले का रेट है, ये अब का रेट है। एक और क्वेश्चन हम यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस करवा रहे हैं, क्योंकि आपका जो है प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस नहीं होगा ना तो कोई फ़ायदा नहीं है, फिर ऐसा लगेगा कि बस आप चीज़ों को रट रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं। ठीक है, चलिए आ जाइए। तो एक और क्वेश्चन हम यहाँ थोड़ा अपने तरफ से डेटा बदलते हैं और आप लोगों को जो है यहाँ पर आंसर देना है। मैं डेटा बदलूंगा अभी और आप इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है भाई? सेम क्वेश्चन आता है पेपर में, और आज से नहीं, आज से 1000 साल पहले से एसएससी के ऊपर क्वेश्चन पूछ रही है। ठीक है, बस बच्चे बेचारे यहाँ पर नादान हैं, आंसर नहीं दे पाते हैं। कोई बात नहीं, आज के बाद वो छोड़ेंगे भी नहीं ऐसे सवालों को। इसके अंदर कुल मिलाकर 4 सवाल कवर अप हो जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, आंसर देना है भाई, समझ गया ना बात को यहाँ पे? और एसएससी के हर पेपर में आता है, जीडी, एमटीएस, यहाँ पर सीजीएल, सीएचएसएल, लगभग सब सवाल में। तो यहाँ पर कहा गया रिडक्शन ऑफ 10%, मैं यहाँ कह रहा हूँ। ठीक है, रिडक्शन ऑफ 10%, यहाँ भी 10% और यहाँ भी 10%। ठीक है, ठीक है। इनेबल टू ऑब्टेन यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो मान लो यहाँ पर 2 kg हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 2 किलोग्राम हो जाएगा हमारा। समझ रहे हैं मेरी बातों को? यहाँ पर कोई टेंशन की बात है। और पहले जो है यहाँ पर हम कितना खरीदते थे, ठीक है, फॉर रुपीज़ यहाँ पर 180 हो जाएगा भाई, 180 रुपये हो जाएगा। तो हमसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, हमसे यहाँ पर ओरिजिनल प्राइस पूछा गया है। ओरिजिनल प्राइस आप बता दीजिए। ओरिजिनल प्राइस की अगर हम बात करते हैं तो चलो मैं सारे ऑप्शंस हटा देता हूँ, एक भी ऑप्शन यहाँ नहीं रखूँगा। आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। लीजिए, बहुत आसान सा सवाल मैंने कह दिया कि अगर हम चावल की कीमत में 10% की कमी करते हैं तो उसके चलते एक व्यक्ति 2 किलो ज़्यादा खरीद के लेके आता है, कितने रुपए में? 180 रुपये में। तो यहाँ पर जो है नया कीमत बता दीजिए कि नया कीमत हमारा कितना होगा। जब मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो टेंशन मत लो क्वेश्चन की, 10 क्वेश्चन खड़े खड़े यहाँ बना दूंगा इसके, आपको परेशानी बिल्कुल भी नहीं आने दूंगा मैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पर क्या कहा, आपने कहा सर ये 10%, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/10 होता है। यानी सर अगर हम पैसे की बात यहाँ करते हैं तो पैसा हमारा कितना हो जाएगा, पहले 10 था, अब 10 में सर 1 की कमी हो गई है, यानी कितना हो गया, तो 9। पैसे का उल्टा क्या होता है सर? क्वांटिटी होती है। 10-9 का उल्टा हमारा 9-10 हो जाता है। यानी पहले हम सर यहाँ कितना खरीदते थे, 9 यूनिट, अब खरीद रहे हैं 10 यूनिट। यानी 1 यूनिट का मान हमारा कितना है, तो 1 यूनिट का मान सर हमारा है 2 किलोग्राम। 1 यूनिट का मान हमारा कितना है, 2 किलोग्राम। अगर 1 यूनिट का मान सर हमारा 2 किलोग्राम है तो 9 यूनिट का मान हमारा कितना है, 18 किलोग्राम, और 10 का मान हमारा कितना है, 20 किलोग्राम। यानी अगर कल के दिन हमसे कोई पूछे पहले कितना खरीद रहे थे, 18, अब कितना खरीद रहे हो, 20। ठीक है, अब मान लो यहाँ पर शुरू में ओरिजिनल कॉस्ट पूछे या ओल्ड रेट पूछे या जो भी है, ओरिजिनल कॉस्ट अगर पूछता है तो बताओ कितने रुपए थे हमारे पास, 180 रुपए थे। उस 180 में हम कितना किलो खरीद रहे थे, 18। यानी पहले का रेट हमारा कितना था, तो पहले का रेट हमारा 10 रुपये प्रति किलो था। और अगर मान लो कि आज का रेट पूछता है, नया रेट पूछता है, तो भी कंफ्यूज नहीं होना है। नया रेट की अगर हम बात करें तो हमने कितना खरीदा है, 180 खरीदा है, 180 रुपये में, और कितने खरीदे हैं, 20 किलो। यानी नया रेट की बात अगर करोगे भाई तो नया रेट आ जाएगा तुम्हारा 9 रुपये प्रति किलो। तो दोनों प्रकार के सवाल बनते हैं। अब मुझे लगता है कि कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओरिजिनल पूछेगा ओरिजिनल बता दोगे, नया पूछेगा नया बता दोगे। बताओ, एक और क्वेश्चन करवा दें, एक और क्वेश्चन करवा दें? चलो एक और क्वेश्चन करवा देते हैं, और वो थोड़ा सा बढ़ाऊंगा मैं, थोड़ा सा इतू सा लेवल बढ़ाऊंगा मैं, ज़्यादा नहीं। ठीक है, थोड़ा सा लेवल बढ़ाऊंगा क्योंकि मुझे मेरे चैंपियंस को बहुत सुपरस्टार्स बनाना है। ठीक है, और बनाना है तो थोड़ा सा इन्हें टफ क्वेश्चन की आदत लगानी पड़ेगी। ज़्यादा नहीं, बहुत इरेलीवेंट नहीं, बस उतना जहाँ तक एसएससी पूछ सकती है उस लेवल तक मुझे आपको लेके जाना है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर थोड़ा सा हम चेंज करेंगे डेटा में, बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं करेंगे। ठीक है, आपके सामने क्वेश्चन बना रहे हैं, ऐसा पूछा जा सकता है। मान लीजिए यहाँ रिडक्शन की जगह चावल में यहाँ पर एक और लाइन में अगर बदल दूं तो आप बुरा तो नहीं मानोगे? बताओ, रिडक्शन की जगह यहाँ पर जो है
यहाँ पर कमी के जगह मैं थोड़ा सा इसको भी चेंज कर रहा हूँ, तो रिडक्शन के जगह कल के दिन इंक्रीज हो जाए। यहाँ पर मान लीजिए क्वेश्चन में कहे द इंक्रीज इन प्राइस, ठीक है, द रिडक्शन ऑफ के जगह पर यहाँ जैसा हो जाए द इंक्रीज कितना हो जाए, इंक्रीज हो जाए। यहाँ पर इंक्रीज ऑफ इतना परसेंट इन प्राइस, चावल की कीमत में इतना परसेंट की बढ़त, ठीक है, बड़े बड़े अक्षरों में बढ़त मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि इंक्रीज हुआ है। और कितने परसेंट का इंक्रीज हुआ है, तो 11 सही 1/9% का हमारा इंक्रीज हुआ है। 11 सही 1/9% का जो है वो यहाँ पर बढ़त हुआ है, ठीक है। जिसके चलते अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो एक व्यक्ति जो है वो 3 किलो ज़्यादा खरीद के लेके आ रहा है। कितने किलोग्राम खरीद के लेके आ रहा है, 3 किलो ज़्यादा मेरे भाई खरीद के लेके आ रहा है, ठीक है। कोई टेंशन की बात है यहाँ बताओ, चलो। और कितने रुपए में वो यहाँ पर लेकर आ रहा है, तो यहाँ पर जो है वो मान लो 220 रुपए में लेकर आ रहा है। कितने में लेकर आ रहा है अगर हम बात करते हैं, तो एक सेकंड रुक जाएंगे, 220 के जगह कोई ऐसा डेटा लिखेंगे जो हमारा कट जाएगा, ठीक है। चलो 810 रुपये लिख दो भाई, 810 रुपये लिख दो, ये लो आप 810 रुपये लिख दो। और अब मुझे बता दो यहाँ पर सेम नया मूल्य कितना है, पुराना मूल्य कितना है, वो बता दीजिए जल्दी से, ठीक है। चलिए, इंक्रीज होगा मेरे भाई, नया मूल्य बता देना है और पुराना मूल्य बता देना है, ठीक है। चलो ठीक है। अब द इंक्रीज ऑफ इतना परसेंट इन प्राइस ऑफ राइस इनेबल अ पर्सन टू ऑब्टेन 3 किलो मोर नहीं होगा यहाँ पर, यहाँ लेस हो जाएगा, ठीक है। 3 किलो कितना हो जाएगा, 3 किलो लेस हो जाएगा। चावल की कीमत में इतना की बढ़त के एक व्यक्ति इतने रुपए में 3 किलोग्राम अधिक नहीं कम चावल खरीदता है, कम खरीद पाएगा ना, चावल की दाम बढ़ गई तो, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ पर जो है लेस शब्द लिख लीजिए, सवाल बदल गया तुरंत आपके सामने, और यहाँ पर जो है वो कम हो गया। सवाल को आपको देखते रहना है कि कैसे क्वेश्चन पेपर में बदलते हैं, ठीक है भाई। चलो चलिए बताइए, तो क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, प्राइस हमारा बढ़ गया। सबसे पहले ये जो 11 सही 1/9% है, इस परसेंट की वैल्यू अगर आप देखोगे तो ये 1/9 हो जाएगा। यानी आप बोलोगे सर पैसा अगर हमारे पास मान लीजिए 9 रुपये था, तो अब 9 में हमारा 1 का इंक्रीज हो गया, मतलब कितना हो गया 10। तो क्वांटिटी की बात अगर हम करते हैं तो क्वांटिटी हमारा उल्टा हो जाता है, 10:9 हो जाता है। पहले मैं 10 यूनिट खरीदता था, अब मैं 9 खरीदता हूँ, यानी मैं कम खरीद रहा हूँ। और मैं कितना कम खरीद रहा हूँ, तो मेरे भाई मैं 1 यूनिट कम खरीद रहा हूँ। इस 1 यूनिट का मान मेरे कितना है बताइए, तो 1 यूनिट का मान हमारा 3 किलो है। 1 यूनिट का मान हमारा कितना है, 3 किलो है। तो अगर 1 यूनिट का मान हमारा 3 किलो है, तो 10 का मान कितना हो जाएगा, 10 × 3 यानी 30 किलो हो जाएगा। और 9 का मान हमारा कितना हो जाएगा, 9 × 3 हमारा 27 किलो हो जाएगा। अगर मानो ओरिजिनल रेट पता करना है, तो मैं यहाँ पर 810 रुपये का सामान खरीद रहा हूँ, 810 रुपये का सामान खरीद रहा हूँ। और कितना किलो 810 में, तो 810 में मेरे भाई यहाँ 3 किलो खरीद रहा हूँ, ठीक है। और अगर मैं नए रेट की बात यहाँ करता हूँ, तो यहाँ पर जो है 810 में मैं यहाँ कितना किलो खरीद रहा हूँ, तो यहाँ पर 27 किलो खरीद रहा हूँ, ठीक है। अगर यहाँ आप रेट देखेंगे तो 3 से काटिए, 3 का 2 गुना 6, 7 बार में, यानी पहले वाला रेट कितना था, 27 रुपये प्रति किलो। और अब का जो रेट है वो मेरा कितना है, तो यहाँ पर 30 रुपये प्रति किलो। ये मेरा सवाल बन जाएगा। तो पुराना रेट पूछा जाएगा तो 27, और नया रेट पूछा जाएगा तो 30 मेरे भाई। आज के बाद कभी भी जीवन में आप लोग गलती नहीं करेंगे, ठीक है। ऐसे सवाल कभी भी गलत नहीं करेंगे, फ्री फंड के नंबर होते हैं, लेकर आएंगे आप। चलिए आ जाइए। अब एक आधा क्वेश्चन ऐसे भी आपके पेपर में होते हैं, वो देखिए जो आपके क्वेश्चन में पूछा जाता है, लगता आपको नंबर सिस्टम का है, होता आपका परसेंटेज का है, ठीक है। CHSL में पूछा गया है, देख लो CHSL 24/5/2022, इसी साल के CHSL में क्या कहा, यदि किसी भिन्न के अंश में 50% की वृद्धि कर दी जाए और उसके हर में 28% की कमी कर दी जाए, तो जो भिन्न का मान हो जाता है ना, वो हमारा 25/36 हो जाता है, ठीक है। तो मूल भिन्न जो है वो हमें ज्ञात करना है कि हमारा मूल भिन्न कितना है। हमने यहाँ पर कहा सर बहुत आसान क्वेश्चन है, समझ गए। यहाँ पे आप समझिए, इफ न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय इतना एंड डिनोमिनेटर इज डिमिनिश्ड बाय इतना, द वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन बिकम्स इतना। आप बताओ, कोई भी फ्रैक्शन आप अपने तरफ से मान लो, मानो x हो गया और यहाँ y हो गया,
ठीक है, आप यहाँ ऐसे मान सकते हो कि सर ये हमारा x है और ये बट्टे में कितना है तो y है। मैं इसके न्यूमरेटर को बढ़ा रहा हूँ और न्यूमरेटर को मैं कितना बढ़ा रहा हूँ तो न्यूमरेटर को मैं 50% बढ़ा रहा हूँ। यानी मैं ऐसा कह सकता हूँ कि सर अगर इसका न्यूमरेटर पहले 100 था तो अब मैंने 100 में 50 बढ़ा दिया तो वो कितना हो गया 150। ठीक है, यानी ये संख्या अपने आप का 150/100 हो गई हमारे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हर की बात करते हैं तो 28% की कमी। 28% की कमी का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, अगर ये संख्या हमारी 100 है तो 100 में 28 की कमी यानी कितना हो जाएगा तो 72 हो जाएगा। और ये वैल्यू हमारे किसके बराबर हो जाएगी तो ये वैल्यू हमारे 25/36 के बराबर हो जाएगी भाई। हालांकि मैं यहाँ पर इसको शॉर्ट में चाहता तो मैं ऐसे भी लिख सकता था कि ये हमारा न्यूमरेटर है, ये हमारा डिनोमिनेटर है, इसमें 50% बढ़ा दिया, 100 में 50 बढ़ाने का मतलब 150 कर देना, और इसमें जो है हमने यहाँ पर 28 की कमी कर दी, 100 में 28 की कमी यानी 72 कम कर देना, 100 और 100 नीचे का हम उड़ा देते। लेकिन वो हमने इसीलिए लिखा था कि हम आपको समझा सकें, बाकी पेपर में आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, ये 100 और 100 नहीं लिखोगे ना तो ज़्यादा फायदे में रहोगे, ज़्यादा यहाँ पर जो है चीज़ें क्लियर होंगी। कि अगर आप इसमें 50 बढ़ा दे रहे हो यानी आप इसको कितना कर दे रहे हो तो आप ये कह रहे हो कि सर इसमें 50 बढ़ाने का मतलब इसको 150 कर देना और इसमें यहाँ पर 28 कम करने का मतलब 72 कर देना, वो ज़्यादा सही रहेगा आपका। तो आप डायरेक्ट ऐसे लिख लिया करो कि सर अगर कोई फ्रैक्शन x/y था, 50% बढ़ाने का मतलब इसको 150 बना देना और 28 कम करने का मतलब इसको 72 कर देना। ठीक है, और यहाँ पर जो वैल्यू है वो हमारी 25 बटे कितना हो जाएगा 25/36 हो जाएगा भाई। ठीक है, 36 से हमने कितनी बार में काटना है 2 बार में, और 25 से हम कितनी बार में काटेंगे 2 बार में भाई। ठीक है, 1 मिनट, 50 से ये 25 से हमारा 2 बार में थोड़ी जाएगा, 25 से हमारा ये जाएगा 6 बार में। ठीक है, और 25 से 6 बार में जाएगा, फिर 2 से ये कितनी बार में जाएगा 3 बार में जाएगा, तो x/y बराबर हो जाएगा। यहाँ पर देखो तो पूरा 1 है और ऊपर वाला 3 इधर नीचे डिवाइड में आ जाएगा तो 1/3 हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ठीक है, क्लियर है ये बात? यहाँ पे मज़ा आ रहा है? मज़ा आ रहा है तो लाइक करके सपोर्ट दिखाते रहेंगे आप लोग। ठीक है, चलिए लाइक करके ऐसे ही सपोर्ट दिखाते रहिए आप लोग। अपना प्यार, अपना जो विश्वास है वो एक सपोर्ट है, वो लाइक कर करके वीडियो को दिखाते रहिए। आ जाइए, एक छोटू क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। छोटू क्वेश्चन क्या कहा है कि भाई व्हाट परसेंट द न्यू प्राइस ऑफ द आर्टिकल मस्ट बी इंक्रीज टू रिस्टोर इट फॉर्मल वैल्यू इफ द कॉस्ट ऑफ आर्टिकल इज कट बाई 25% इन द पास्ट। इतू सा क्वेश्चन है कि यदि वस्तु के मूल्य में पूर्व में 25% की कटौती की गई है, शुरू में उसके दाम को 25% कम कर दिया गया है, तो वस्तु के नए मूल्य को उसके पूर्व मूल्य में वापस लाने के लिए कितने % तक की वृद्धि की जानी चाहिए। हालांकि हम इसे ए बी रूल से कर सकते हैं, -1/4 का उल्टा प्लस आपका हो जाएगा +1/3, यानी इसका आंसर 33% हो जाएगा। लेकिन ये 33% हुआ कैसे, हमें ये समझना पड़ेगा कि जैसे हमने बिना कलम उठाए बनाया, हम चाहते हैं आप भी बनाएं। 2 तरीके से हम इसे कर सकते हैं। एक तो हम इसे बेसिक से समझें यहाँ पर। ठीक है, बेसिक से हम कैसे समझेंगे, जैसे मानो यहाँ पर पहले कोई वस्तु थी। ठीक है, तो वस्तु के मूल्य में पूर्व में 25% की कटौती की गई है। जैसे मानो पहले कोई वस्तु थी, उसकी कीमत हमारी 100 रुपये थी और इसमें हमने 25% कम कर दिया, यानी हमने कितना कर दिया 75। ठीक है, इसमें हमने 25% कम कर दिया यानी हमने कितना कर दिया 75। अब मैं चाहता हूं कि इसकी कीमत को मैं वापस इतना बना सकूं, इसकी कीमत को मैं वापस 100 बना सकूं। पहले मैंने 100 को कम करके 75 बना दिया, अब मुझे 75 को बढ़ा के 100 बनाना है, तो मुझे यहाँ कितने का इंक्रीज करना पड़ेगा। तो आप बोलोगे सर 75 में कितना बढ़ाओगे, 100 हो जाएगा 25 का, और ये मैं 25 किस पे बढ़ाऊंगा तो 75 पे, यानी 25/75 इंटू कितना करना पड़ेगा 100%, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार में और 3 बार में, तो 1/3 इंटू 100 हमारा कितना हो जाएगा 33 सही, 1/3% जो है वो हमारा बिल्कुल सही आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एक हमारा ये तरीका हो गया और दूसरा तरीका जो हो गया वो हमारा ए बी रूल हो गया। जीवन भर इस बात को ध्यान रखना कि कभी भी किसी वस्तु को पहले कम करते हो और फिर उसे बढ़ाना होता है, या कभी किसी वैल्यू को बढ़ाते हो और फिर उसे कम करना होता है, वहाँ पर हम लगाते हैं ए बी रूल का नियम। समझ रहे हैं, पहले कम कर दिया अब बढ़ाना है, या पहले बढ़ा दिया अब कम करना है, ए बी रूल। तो आप मुझे बताओ यहाँ पर 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/4, और कमी करनी है।
यानी यहाँ क्या बोलोगे सर -1/4 है। ए बी रूल के नियम के अनुसार माइनस का उल्टा प्लस होता है, 1 के जगह पर 1 होता है, 4 - 1 3, और 1/3 जो होता है वो परसेंट में कितने के बराबर होता है, तो 33 सही 1/3% के बराबर। ठीक है, 33 सही 1/3% के बराबर। क्लियर है मेरे भाई? चलिए, मज़ा आ रहा है, आ जाइए। अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में तुरंत इसका आंसर दीजिए कि अगर मैंने पहले किसी वस्तु के कीमत को 10% मैंने कम किया है, तो अब मुझे उसकी कीमत को कितना % बढ़ाया जाना चाहिए ताकि मैं उसकी वस्तु की फाइनल वैल्यू को लेकर आ सकूं। जैसे मानिए पहले मैंने आपके इनकम को 10% कम कर दिया, अब मैं आपके इनकम को कितना बढ़ा दूं कि वापस आपकी उतनी ही इनकम हो जाए जितनी थी पहले। ठीक है, तो आप यहाँ क्या बोलेंगे, आप यहाँ बोलेंगे सर 10% की वैल्यू हमारी 1/10 होती है, मैंने कम किया है तो माइनस होगा, माइनस का उल्टा प्लस होता है, ऊपर वाला ऊपर वाले के जगह रहता है, 10 - 1 9, और 1/9 कितना होता है सर परसेंट में, 1/9 जो होता है वो 11 सही 1/9% होता है। ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, बाकी मैंने फिर भी आप लोगों को कहा था कि परसेंटेज का कतई बेसिक अगर पढ़ना है तो परसेंटेज बाई आदित्य रंजन यूट्यूब पर टाइप करना, शुरू के हमारे 1-1.5 घंटे वाली जो पूरे 12 घंटे की वीडियो है उसके शुरू के 1-1.5 घंटे देख लेना। तो ये जो हमारा 1/9 इतना कैसे हुआ, ऐसी छोटी मोटी बातें वहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, चलो आओ CHSL का एक और क्वेश्चन देखते हैं जो आपके पेपर में 2022 में पूछा गया। क्या कहा गया, द प्राइस ऑफ ए टैबलेट इज फर्स्ट इंक्रीज बाई इतना एंड देन डिक्रीज बाई 2.5% ड्यू टू रिडक्शन इन सेल, व्हाट इज द नेट परसेंटेज चेंज इन फाइनल प्राइस ऑफ द टैबलेट। किसी वस्तु की कीमत को पहले 10% बढ़ा दिया जाता है और फिर उसके बाद 2.5% डिक्रीज कर दिया जाता है, तो इसके कारण यहाँ पर जो है कुल मिलाकर कितने का इंक्रीज या डिक्रीज हमारा होगा, हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, उसी तरीके से एक और CHSL का क्वेश्चन देखिए कि प्राइस ऑफ ए वॉच वाज रिड्यूस बाई 20%, नंबर ऑफ वॉचेस सोल्ड इज इंक्रीज बाई 40%। ये हमारा दूसरा है। ठीक है, ये हमारा दूसरा है, इसी में आते हैं। इसमें आने के पहले एक छोटा सा हम आपका डेटा में बदलाव करेंगे, फिर उसके बाद हम आपको थोड़ा सा दूसरा डेटा देंगे। यहाँ पर डिक्रीज बाई 2.5 के जगह है ना, आप यहाँ 25% करो, मात्र इसका दशमलव हटा दो यहाँ पे। ठीक है, मात्र यहाँ पर जो है पहले 10% की वृद्धि की जाती है और फिर यहाँ पर जो है 25% की कमी की जाती है। और यहाँ पर जो है ऑप्शन में भी अगर हम बात करते हैं तो रुक जाओ। ठीक है, 10% की वृद्धि की जाती है, आपका हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में भी थोड़ा सा बदलाव करेंगे यहाँ पर, और ऑप्शन में भी बदलाव यहाँ पर क्या करेंगे, डिक्रीज बाई यहाँ पर जो है ना हमारा ऑप्शन, इसमें हम थोड़ा सा बदलाव यहाँ कर देंगे और इसका आंसर सही करेंगे। ठीक है, 2-3 ऑप्शन मात्र मैं यहाँ पर ऐसा कर रहा हूँ, डिक्रीज बाई यहाँ पर। ठीक है, 2 ऑप्शन है हमारे, हम यहाँ बदल रहे हैं, आप इसे देखिएगा। एक में मैंने 17.5 कर दिया है और एक में मैंने 35% कर दिया है। अब आप बताइए, ऐसे सवालों को जो है हम यहाँ पे एक नहीं, दो नहीं, कई सारे तरीक़ों से कर सकते हैं। आप अगर चाहें तो इसमें आप सक्सेसिव का भी नियम लगा सकते हैं और आप इसमें चाहें तो रेशियो का भी नियम लगा सकते हैं। सक्सेसिव क्या होता है, रेशियो क्या होता है, हम आपको दोनों बताते हैं। सबसे पहले आप यहाँ रेशियो मेथड जानिए कि रेशियो मेथड होता क्या है और हम लगाते कैसे हैं। जब भी कोई वैल्यू लगातार तरीके से बढ़ती चली जाए या लगातार तरीके से कम होती चली जाए तो वहाँ पर हम इसका प्रयोग करते हैं। आप सवालों को देखो ज़रा यहाँ पर, तो क्वेश्चन में आपको क्या कहा है, प्राइस जो है पहले 10% बढ़ गया। आप मुझे बताओ 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, तो बोलोगे सर 1/10 होती है। यानी पहले हमारी कीमत 10 थी तो अब 10 में 1 बढ़ा दिया तो कीमत हमारी कितनी हो गई, 11 हो गई। फिर उसके बाद यहाँ पर कहा गया कि वो डिक्रीज हो गई है कितने से, 25% से। अब मेरे भाई 25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है ये हमारा कितना होता है, तो 1/4 होता है। यानी हम यहाँ पर ये कहेंगे कि सर कीमत हमारी 4 थी तो 4 में हमारा 1 का कमी हो गया, यानी सर नया कीमत हमारा कितना हो गया, तो 3 हो गया सर। इस हिसाब से पहले यानी 10 × 4 हमारा 40 का होना था सर कमाई। ठीक है, या 40 हमारी वैल्यू थी और 11 × 3 हमारा 33 हो चुका है। यानी सर कमी आई है, कितने की कमी आई है, 7 की आई है। और कितने के ऊपर आई है, 40 के ऊपर। तो 7/40 × 100% जो है ये हमारा क्या आ जाएगा, सीधा सीधा मेरे भाई यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ये हमारा सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 20 से हमारा 2 बार में, 20 से हमारा 5 बार में,
35 का आधा, और 35 का आधा हमारा कितना हो जाएगा 17.5% जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी डिक्रीज बाई 17.5%। ये हमने किस मेथड से किया है, तो ये जो है हमारा नॉर्मल सा बेसिक सा एक रेशियो मेथड है मेरे भाई, समझ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। बाकी हम इसे सक्सेसिव से भी कर सकते हैं, बट मुझे अभी नहीं लग रहा है ऐसा ज़रूरत यहाँ पर कि सक्सेसिव लगाने की आवश्यकता है, ठीक है। जब सक्सेसिव लगाने की आवश्यकता होगी तो हम ज़रूर लगाएंगे। क्लियर है ये बात यहाँ पे, कोई टेंशन की बात है कि वैल्यू पहले 10 से 11 हो गई, फिर 4 से 3 हो गए यानी 40 से 33 हो गया, और 40 से 33 हो गया यानी 7 की कमी कितने के ऊपर, 40 के ऊपर। अब हम अपने ओरिजिनल सवाल पर आ जाते हैं। ओरिजिनल सवाल का मतलब जो एक्चुअल में वास्तविक में डेटा आपका परसेंटेज में दिया गया था, जो आपके एग्जामिनर ने आपको डेटा दिया था, ठीक है, उसने डेटा में यहाँ पर जो है 25 नहीं दिया था, 2.5 दिया था। एग्जामिनर बदमाश है यार, मतलब क्या ही बोलोगे, पूरी बदमाशी पेपर में दबंगई दिखाता है वो, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, तब भी आपका 10% हमारा किसके बराबर आ जाएगा, 1/10 के। अब दिक्कत आएगी आपको 2.5% के लिए, कोई बात नहीं, 2.5% है। फ्रैक्शन में बदलने के लिए क्या करेंगे, 2.5 करेंगे। परसेंट का जो है हमारा बट्टे में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। दशमलव उड़ा दोगे तो नीचे 0 हो जाएगा। 25 से एक बार में जाओगे, और 25 से कितनी बार में, 40 बार में, यानी ये फ्रैक्शन 1/40 के बराबर है। ये जो फ्रैक्शन है वो 1/40 के बराबर है, और ये फ्रैक्शन 1/10 के बराबर है। यहाँ पर ये इंक्रीज हो रहा है और यहाँ पर ये डिक्रीज, यानी यहाँ अगर हम बात करें तो 10 की वैल्यू हमारी 10 जमा 1 11 हो जाती है, और यहाँ पर 40 की वैल्यू में 1 की कमी हो जाती है, यानी ये 39 हो जाता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखें तो 40 और 10 का गुना हमारा 400 हो जाएगा भाई, और यहाँ देखें 11 का गुना तो देखो पहले 9 यहाँ साइड में रखना, 9 3 12 तुम्हारा 2 हो गया, और ये हो जाएगा इतना 429 हो जाएगा। गुना करना भाई तरीका आना चाहिए। आप मुझे बताओ इंक्रीज कितने का हुआ, तो बोलोगे 29 का इंक्रीज हुआ है सर, और कितने के ऊपर हुआ है, तो 400 के ऊपर हुआ है, तो 29/400 इंटू हमारा कितना हो जाएगा 100%। इतने परसेंट का मेरे भाई जो है वो हमारा इंक्रीज है, खत्म हो जाएगा ये हमारा। 4 से इसे काटो, 4 का 7 गुना हमारा 28 होता है। इंक्रीज के साथ 7 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है, यानी यही हमारा करेक्ट आंसर है बस, ठीक है। कि इंक्रीज भी हो रहा है और 7 भी है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। हम इसे एलिगेशन से भी एलिगेशन कह रहे हैं, सक्सेसिव से भी कर सकते हैं, बट आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलिए आ जाइए, कुछ इस प्रकार के सवाल हम यहाँ देखते हैं। हमारे सवालों में यहाँ पर कहा गया है, क्या है वो देखिए। When the price of a watch was reduced by 20%, number of watches sold is increased by 40%. What is the effect on sale in percentage? ठीक है, जैसे ऐसा सवाल होता है कि घड़ी की कीमत में 20% की हम कमी कर देते हैं, तो बेची गई घड़ियों की संख्या 40% की वृद्धि हो जाती है। कीमत कम होगी तो जाहिर सी बात है लोग एकदम भौकाल मचाएंगे, पूरा का पूरा जाके खरीदेंगे। अब खरीदेंगे तो यहाँ पर उनकी संख्या में 40% की वृद्धि हो जाएगी, बढ़ते जाएगा, सेल और बढ़ जाएगा और बढ़ जाएगा। अब पेपर में यहाँ पर क्या होता है, संख्या के जगह पर कई बार सेल शब्द का इस्तेमाल करता है, कई बार जो है अलग अलग टेक्निकल टर्म्स रेवेन्यू शब्द का इस्तेमाल करता है। ध्यान रखना है आपको यहाँ पर, ठीक है। तो प्रतिशत बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मान लीजिए आप एक नज़रिया देखिए, आप दुकानदार हैं। अगर आप दुकानदार हैं तो कैसे बेचते हैं, मान लीजिए आपने यहाँ पर जो है वो घड़ी बेची है आपने 1000 रुपये की एक घड़ी, और आपने यहाँ पर 2 घड़ियाँ बेच दी हैं, तो आपका कलेक्शन कितने का होगा, 2000 का। यानी अल्टीमेट में अगर हम बात करें तो हम अगर प्राइस को नंबर ऑफ वॉच से यहाँ पर गुना करते हैं, तो मेरे भाई यहाँ पर क्या मिलने वाला है, तो यहाँ पर जो है प्राइस को नंबर ऑफ वॉच से गुना करने पे हमारा टोटल पैसा, टोटल हमारी कमाई मिलने वाली है। समझ गए इस बात को, यहाँ पर टोटल हमें क्या मिलने वाला है, तो हमारी कमाई मिलने वाली है। अब हम यहाँ देखते हैं, तो हमारा जो प्राइस है वो हमने यहाँ लिख दिया, उसके बाद हमने उसको नंबर से गुना कर दिया, तो हमारी यहाँ पर क्या आ जाएगी, तो एक तरीके से हम कहेंगे सर हमारी कमाई आ जाएगी। मैंने कितने घड़ी बेची और उनकी कितनी संख्याएं बेची हैं, आप मुझे बताइए। अगर हम प्राइस की बात करते हैं 20%, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है। यानी अगर हम बात करें खरीदा हमने 5 में था, 5 में 1 की कमी कर दी, तो यहाँ पर कितने में हो गया, 4 में, यानी 5 की वस्तु 4 में हो गई, ठीक है। और नंबर ऑफ वॉचेस हमारे कितने बढ़ गए, 40%। 40% का फ्रैक्शन वैल्यू हमारा कितना होता है, तो 40% का फ्रैक्शन वैल्यू हमारा 2/5 होता है। समझ रहे हैं, यानी हमारे पहले 5 संख्या थी, तो हमने कहा
5 में 2 बढ़ा देंगे, यानी अब हम 7 यहाँ पर जो है नंबर ऑफ वॉचेस बेचेंगे। इस हिसाब से हमारी कमाई पर कितने का प्रभाव आएगा, तो 5 × 5 हमारा 25 हो जाएगा और 4 × 7 हमारा 28 हो जाएगा। यानी पहले 25 रुपए की कमाई थी तो अब 28 रुपए की कमाई है। तो हमारा जो इंक्रीज है, प्रतिशत बढ़त है, वो कितने का है, 3 का हमारा बढ़त है। और कितने के ऊपर है, तो 25 के ऊपर है। इनटू हम परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुना कर देंगे। सीधा सीधा भैया हिसाब किताब आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 12% का हमारा कमाई बढ़ गया है। अगर आपको यहाँ पर जो है सक्सेसिव आता तो बहुत आसानी तरीके से हम सक्सेसिव से बताते हैं कि 40 - 20 कैसे होता। तो फिर आपने कहा सर जब सक्सेसिव था तो आपने ये क्यों बताया, कारण हम बताते हैं। जो रेशियो मेथड होता है ना, वो लगभग हर जगह अप्लाई हो जाता है। जैसे मानो अगर यहाँ 20% के जगह पे 11 सही 1/9 होता और यहाँ 40 के जगह पे 12.5 होता तो आपका रेशियो से बनता, फिर सक्सेसिव से नहीं बनता। तो अक्सर ऐसे मेथड को सीखने की कोशिश किया करिए जहां से कम 1 नहीं 2 सवाल आपके बन जाए। ठीक है, डेटा कुछ भी रहे लेकिन आपका क्वेश्चन बनना वो जरूरी है। ठीक है, चलो आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमारा सीपीओ का बहुत ही प्यारा सवाल। क्या कहा गया, रमेश की मासिक आय 16,500 रुपये थी, उसका मासिक खर्चा 10,500 रुपये था। अगले वर्ष उसकी आय में 25% की वृद्धि हुई, उसके खर्चे में 19% की वृद्धि हुई, बचत में जो है वो प्रतिशत हमारी वृद्धि कितने की होगी। ये हमसे क्वेश्चन में कहा गया है। इस क्वेश्चन को हम यहाँ नहीं कराएंगे क्योंकि ऐसे करवाने में ना बहुत वाहियात मेथड हो जाएगा ये। हम आराम से इस क्वेश्चन को जो है वो एलिगेशन जब करवाएंगे ना तो 2000% ऐसे सवालों को हम करवाएंगे वहाँ पे। ठीक है, अभी रहने दो, अभी एलिगेशन बताना पड़ेगा पूरा एक क्वेश्चन के चलते और उसका फ़ायदा हमें मिलने वाला यहाँ पर नहीं है। ठीक है, चलते रहिए। बिल्कुल 10,000 तक जो है वो लाइक जाना चाहिए। आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा है। कहा गया है 2 उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 60% मत प्राप्त होते हैं। 20% मत जो होते हैं वो हमारे अवैध थे। मतों की कुल संख्या इतनी थी तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध मतों की संख्या कितनी होती है। यानी यहाँ पर जो है वो इलेक्शन के लगभग यहाँ पर जो सवाल है वो हमसे पूछा जाता है इलेक्शन के बारे में। ठीक है, तो इलेक्शन के बारे में पूछा जाता है तो हम यहाँ पर जो है वो क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, इलेक्शन होता क्या है, चुनाव। ठीक है, भारत में अगर एक त्यौहार की बात करें यहाँ पर तो चुनाव भी एक तरह का त्यौहार है। ठीक है, यहाँ पर जीत हार तो चलते रहती है, मज़ा भी हमारा उतना ही आता है। ठीक है, यहाँ पर सारे काम धंधा छोड़ के हम लोग भी बेरोजगार हो जाते हैं कि भैया कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। तो अगर हम इलेक्शन की बात करते हैं यहाँ पर तो इलेक्शन के बारे में समझिए। इलेक्शन में हमारे 2 लोग होते हैं, एक हमारा जीतने वाला है जिससे हम बोलेंगे सर विनर हो गया हमारा ये, और दूसरा हमारा हारने वाला है जिससे हम बोलते हैं ये लूज़र हो गया। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर ये दोनों कितने वोटों से जीते या कितने वोटों से हारे, ठीक है, ये इनका डिफरेंस हो जाता है। मतलब अगर मान लीजिए कि कल के दिन कोई इनका डिफरेंस 100 वोटों का है तो जीतने वाला ये कह सकता है हम 100 वोटों से जीते हैं और हारने वाला ये कह सकता है कि हम 100 वोटों से हारे हैं। अब चुनाव में किन किन शब्दों का इस्तेमाल होता है, तो सबसे पहला यहाँ पर जो शब्द इस्तेमाल होता है वो होता है आपका टोटल वोट, कि एक गाँव में वोट देने वाले हैं कितने। समझ गए बात को यहाँ पर। जैसे मानो रामपुर नाम का कोई गांव है तो रामपुर नाम के गांव में कितने लोग वोट देने वाले हैं। दूसरी जो चर्चा यहाँ पर चलती है वो टोटल वोट के बाद यहाँ चलता है वैलिड वोट का, कि वहाँ पर जो वोट है ना उसमें हमारे कितने वैलिड हैं कितने सॉलिड हैं। मतलब जो लोग वोट देने जाए, अच्छा वैलिड छोड़ो यहाँ पर, पहले तो यहाँ पर जो है वोट कास्टेड और नॉट कास्टेड शब्द की इस्तेमाल की जाती है कि यहाँ पर कितने लोगों ने वोट दिया। वोट कास्टेड का मतलब होता है कि आपके गाँव में 100 लोग हों लेकिन वोट देने मात्र 80% गए हैं, यानी 80 लोग ही वोट देने गए हैं। फिर तीसरा होता है हमारा वैलिड वोट होता है। वैलिड का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि जो भी लोग यहाँ पर वोट देने गए हैं उसमें से कितने लोगों का वोट जो है वो मान्य है। मानो 80 लोग वोट देने गए हैं, पता चला 10% लोग ऐसे थे जो यहाँ पर 2-2 लोगों को वोट देकर आ गए, दोनों इनके फेवरेट थे, वो इनवैलिड हो जाएगा हमारा। समझ गए यहाँ पे। ठीक है, अब वैलिड के बाद अगर हम यहाँ बात करते हैं तो ये जो बाद में जो वोट डिसाइड होता है वो विनर को जाता है लूजर को जाता है, इस तरीके से करके वोटों का यहाँ पर वितरण होता है। आज ये सवाल पर हम चलते हैं। सवाल में हमसे क्या कहा है, कहा गया है कि 2 उम्मीदवार के बीच हुए एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 60% मत प्राप्त हुए हैं, 20% मत अवैध थे। यानी हम यहाँ पर कैसे करेंगे,
हम इसे सीरीज से भी कर सकते हैं और हम इसे नॉर्मल मेथड से भी कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि हम यहाँ पर कहते हैं कि भैया हमारा टोटल वोट हमारा कितना था, तो टोटल वोट हमने मान लिया 100x मान लिया हमने, समझ गए यहाँ पे। फिर उसके बाद कहा गया 20% ऑफ द वोट वर इनवैलिड, ठीक है, 20% लोगों ने वोट बेकार कर दिए भाई, मजा नहीं आया मतलब, ठीक है, समझ गए यहाँ पर। तो इसमें से अगर हम इसका 20% निकाल दें, 100 का 20% 20 ही होता है, तो जो बच जाएगा हमारा ना, ये हमारा हो जाएगा वैलिड वोट, यानी ये हमारा उन लोगों का वोट होगा जो यहाँ पर वोट देने गए हैं, ये वैलिड वोट हो जाएगा भाई, ठीक है, कोई टेंशन की बात है। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, आज लाइट इतनी ज़्यादा हो गई है ना, फ्लेक्स फ्लेक्स मार रहा है, आंखों में दर्द कर रहा है यार, मेरे आंखों में आज तक दर्द नहीं होता है, बहुत ज़्यादा आंखों में जलन हो रही है पूरी, ठीक है। तो कैंडिडेट रिसीव 60% ऑफ टोटल वोट, वैलिड वोट इन इलेक्शन, 20% वोट इनवैलिड हो गया, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं, एक कैंडिडेट को जो है 60% मिला है किसका, वैलिड वोट का। अब ये जो हमारा वैलिड वोट है ना, इसको यहाँ दो कैंडिडेट में बांटा गया है, एक कैंडिडेट को इसका 60%, 80 का 60% हमारा कितना हो जाएगा, तो 80 का 60% साफ तौर पे आपको यहाँ दिख रहा है कि सर ये हमारा हो जाएगा 48x। अब मुझे बताओ 80 में 48 हमारा ये है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 32x हो जाएगा। यानी एक कैंडिडेट को 48 मिल रहा है तो दूसरे वाले को कितना मिल रहा है, 32। आप बोलोगे सर आपने 80 में से क्यों माइनस किया, भाई वैध जो वोट होंगे उसी में से माइनस करोगे ना, इनवैलिड में से थोड़ी माइनस करोगे। तो टोटल वोट 100 था, 20% बेकार यानी 80 वोट है, 80 का 60% जो है यहाँ पर ये व्यक्ति लेकर जा रहा है, यानी 40% ये लेकर जा रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन में कहा क्या गया है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ अदर कैंडिडेट रिसीव इफ टोटल वोट वर इतना, कुल वोटों की संख्या दे दी गई है, यानी ये जो 16,250 है ये हमारा टोटल वोट का संख्या है, और टोटल वोट हमने 100x माना है, यानी ये हमारी 100x की वैल्यू है, जिसकी वैल्यू होती है उससे डिवाइड कर देते हैं। और यहाँ पर हमें पता क्या करना है, नंबर ऑफ वैलिड वोट अदर कैंडिडेट रिसीव, यानी यहाँ पर इसका मान पता करना है, यानी 32x का मान पता करना है, तो 32x लिखेंगे। मैं अभी आपको ये मेथड नंबर 1 बता रहा हूँ, और इसके बाद जो है हम यहाँ पर मेथड नंबर आपको 2 भी बता देंगे, ठीक है। चलिए, तो 0 से 0 खत्म, x से हमारा x खत्म हो जाएगा, 5 से अगर हम काटेंगे 3 बार में 15, ठीक है, 12 2 बार में और फिर 5 बार में, और 5 से हमारा 2 बार में, 2 से हमने काटा 16 बार में, मल्टीप्लाई कर लो भाई, 16 पचे 80, 16 दूने 32, 8 40, और 16 3 48, और 4 52, ये हमारा हो जाएगा 5200, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। अब ये मैंने आपको बेसिक से समझाया, क्यों समझाया, क्योंकि यहाँ हर एक कदम की जरूरत पड़ सकती है। कल के दिन अगर मान लीजिए आपसे सवाल में ये पूछा जाता कितने वोट बेकार थे, तो आप उसकी संख्या बता सकते थे। कल के दिन ये पूछ दिया जाता कितने वोट वैलिड थे, यानी 80x का मान बता सकते थे। पहले कैंडिडेट को कितना मिला, तो 48x का मान बता सकते थे। दूसरे को कितना मिला, खैर वो तो आपने बता ही दिया है। मतलब यहाँ पर आप जिस भी तरह का सवाल आपसे पूछा जाता ना, आप सक्षम होते उस भी तरह के सवाल का आंसर देने के लिए। अब अगर मानिए मुझे इस सवाल का आंसर इस तरीके से नहीं देना है, ठीक है, मैं यहाँ पर कैसे करूँगा। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप ये क्वेश्चंस में देखा करो कि आपको दिया क्या है और आपसे पूछा क्या है। तो आपको यहाँ टोटल नंबर ऑफ वोट दिया गया है, और आपसे यहाँ पूछा क्या है, तो आपसे यहाँ पर ये पूछा है नंबर ऑफ वैलिड वोट दैट अदर कैंडिडेट रिसीव, दूसरे वाले को कितना वोट मिला। तो हम यहाँ पर लिखते हैं हमारे पास वोटों की संख्या कितनी है, 16,250 है। आप मुझे यहाँ पर बताइए, ठीक है, कि एक देखो 20% वोट जो है वो बेकार चला गया। अगर 20% वोट बेकार चला गया तो कितना परसेंट वोट हमारा बचा, बताओ। 20% बेकार चला गया तो इसका मतलब हमारा 80% वोट बचा है, यानी हम इसका बोलेंगे इंटू 80/100, ठीक है। समझ गए मेरी बातों को यहाँ पे। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या कहा गया, एक कैंडिडेट को 60% मिलता है टोटल वैलिड वोट का, यानी अगर एक बंदा 60% वोट लेके जाता है वैलिड वोट का, तो दूसरा वाला कितना लेके जाएगा, 40% लेके जाएगा। आपको 60% मिले, यानी मुझे कितना मिला, 40% मिला मेरे भाई यहाँ पर। तो हम क्या बोलेंगे, इसका 40% बोलेंगे, ये हमारा दूसरे बंदे के पास है, यानी ये टोटल वोट था, इसका 80% वैलिड है, उसका 40% जो है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, इसका 80% हमारा वैलिड है, और उसका मेरे भाई 40% जो है यहाँ दूसरे बंदे को वोट मिला है। यही हमारा आंसर है। अगर हम यहाँ देखेंगे तो बहुत आसानी से हम जो है इस सवाल को सॉल्व कर पाएंगे।
दोनों जीरो से आपके दोनों, या जीरो वीरो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको डिजिटल सम आता है तो हवा में उड़ा के फेंक देंगे आप इसे। डिजिटल सम का मतलब यहाँ पर क्या होता है वो समझिए। कुछ नहीं करना, यहाँ देखिए 6 2 8 और एक 9, 9 जैसे बनता है ख़त्म कर दीजिए, यानी कितना आ गया 5 आ गया। और 8 इंटू 4, 8 इंटू 4 हमारा कितना हो जाता है 32, और 32 को जोड़ेंगे तो यानी 5 आ गया। फिर 5 इंटू 5 हमारा कितना हो जाता है 25, और फिर इसे जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। यानी डिजिट का सम 7 आना चाहिए। एक ही ऑप्शन का देखो, यहाँ 9 खत्म 9 खत्म, यानी इसका डिजिटल सम हमारा कितना है 2 है। इसका डिजिटल सम हमारा कितना, देखो 9 खत्म 9 खत्म 2 है। इसका डिजिटल सम हमारा 7 है। 7 और 4 11, 11 6 17 का मतलब 8 है। 8 5 13 यानी 4 है। समझ गए? तो डिजिटल सम हमारा कितना है 7 है, तो करेक्ट आंसर हमारा कितना आ जाएगा, यानी यहीं पर हमारा ऑप्शन नंबर जो है वो हमारा सी जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो आप देखिए इसी सवाल को बनाया गया ऐसे। ये मैंने क्यों बनाया, ताकि हम आपको समझा सकें यहाँ पर कि होता कैसे है। और इसी सवाल को जीरो कैलकुलेशन के साथ मैंने यहाँ पर सॉल्व किया, ताकि आपको बता सके कि पेपर में आपको कैसे करना है। समझ रहे हैं यहाँ पे? ठीक है, चलिए। सर डुमराव टीवी की फ्लाइट जो है कैंसिल हो गई है। हाँ भाई, मैंने देखा है यहाँ पर उनकी जो थंबनेल है उस पर मैंने देखा है, टेंशन मत लो। ठीक है, आप लोगों का सपोर्ट है, हम भी हैं थोड़े से। ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि उनका डीवी ना हो, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर मान लीजिए जिस दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, अगर आप उस दिन भी नहीं पहुंचते हैं, आप 1-2 दिन के बाद भी पहुंचते हैं, तब भी उसका जो है आराम से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो ऐसा कभी नहीं होता कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले दिन आप ना पहुंचो तो नहीं होता है। अगर आप लोगों को एक छोटी सी बात बता दें, अपने जीवन के बारे में थोड़ा सा शेयर हम कर दें। ठीक है, तो आज जो है जैसे मान लीजिए उनकी फ़्लाइट कैंसिल हुई, हम अपने बारे में अगर हम बताएं, तो जिस दिन हम मुंबई के लिए निकल रहे थे ना भाई, ठीक है, जिस दिन हमारी ज्वाइनिंग थी, अभी हम रिसेंट कुछ समय पहले की बात कर रहे हैं, तो ज्वाइनिंग वाले दिन क्या हुआ कि सेम यहाँ पर जो है आपको पता होगा, कानपुर वाले विक्रांत भाई साहब आए हुए थे बत्रा सिनेमा में, और उन्हीं से मिलने में और बच्चों से मिलने में इतना हमें लेट हो गया कि जैसे हम एयरपोर्ट पहुँचे, हमारी फ़्लाइट 8:30 की थी और हम एयरपोर्ट पहुँचे 7:30 में, और 7:30 में पहुँचने के बाद भी जो है हमें फ़्लाइट नहीं मिली। क्यों? क्योंकि हमने बोर्डिंग पास जो है, चेकिंग एक होता है, बोर्डिंग जो आप पास करते हैं वो पास आपको चाहिए होता है चेक करने के लिए, वो हमने जो है नहीं करवाया था, मतलब वहाँ जाने के बाद थोड़ा और पहले होता है। ठीक है, तो वो हमारा बोर्डिंग पास हमारे पास नहीं था, वेब चेकिंग हमने पहले से नहीं किया था, तो हमें एंट्री नहीं हुई। अब भैया हमारी ये गई फ़्लाइट कैंसिल। ठीक है, 15,000 रुपये की हमारी टिकट थी, समझिए यहाँ पे। अब उसके बाद हमने एयर इंडिया वालों को कहा, देखिए कुछ जुगाड़ हो तो करिए, कुछ पैसे वैसे लेके दूसरे में भेज दीजिए। तो कभी हमें इस काउंटर से उस काउंटर, उस काउंटर से उस काउंटर डरवा रहे हैं। ठीक है, हम डरे भागे से हमें यहाँ से वहाँ भाग रहे हैं, हमारे पास इतना समझ नहीं आ रहा बुद्धि हमारी। ठीक है, फिर लास्ट में जाकर यहाँ पर एयर इंडिया वाले, मतलब एयर इंडिया क्या छोड़ो, मतलब फ़्लाइट वाले होते ही कतई बकवास है। ठीक है, इतने घटिया होते हैं, मतलब आप कह नहीं सकते, सर्विस 1% भी अच्छी नहीं होती है। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने जो है फाइनली जाकर जो है एक बिज़नेस क्लास में हमें यहाँ पर सीट दिया, और उसकी मुझे जहाँ तक आज भी ध्यान है, टोटल 32,000 रुपये लगे थे। ठीक है, और 32,000 रुपये में मैंने ऑन द स्पॉट पैसे मंगाए, किसी भी तरीके से मैंने जो है टिकट बुक किया, और उसके बाद मैं गया। और जब मुंबई गया तो पता चला कि एक दिन के बाद भी आ जाता तो भी कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होता, क्योंकि जो प्रोसीजर है, ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का है, ये 3 से 4 दिन तक हमारा चलते रहता है। इसीलिए अगर मैं एक दिन बाद भी आता तो दूसरे बैच वालों के साथ मेरा जो है वो डीवी हो जाता। ठीक है, तो होते रहता है यार, नुकसान छोटे बड़े होते रहते हैं, टेंशन मतलब। मैं उनसे अभी अमृत से बात करूंगा, अभी तो क्लासेस मेरी चल रही है। ठीक है, आराम से मैं उनसे बात करूंगा। ठीक है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हो जाएगा, टेंशन मतलब। आराम से उनका जो प्रोसीजर है वो हो जाएगा, उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं बात कर लूँगा। ठीक है भाई, तो एक बार में एक झटके में हमें लग गया था 40,000 का फटका, और तब जीवन में समझ में आ गया लेट नहीं करना, 40 नहीं, 50,000 के करीब का। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे सेम इसी तरीके से हमारे ऐसे काफ़ी सारे सवाल हैं, प्यारे प्यारे मध्यम मध्यम जो है अच्छे अच्छे सवाल हैं, ये सभी क्वेश्चंस हैं। अब मैं आपको कल परसेंटेज में क्या कराने वाला हूँ वो समझना है यहाँ पे। परसेंटेज में अभी तक मैंने आपको सक्सेसिव नहीं कराया है, तो कल की क्लास में जो मेरा ओरिएंटेशन रहेगा वो थोड़ा सा सक्सेसिव के ऊपर रहेगा। और दूसरी अगर हम यहाँ बात करते हैं मेरे भाई, ठीक है, सक्सेसिव के बारे में, तो दूसरा यहाँ पर जो बाकी मिसलेनियस हमारे क्वेश्चन हैं हमारे वो रहेंगे। ठीक है, इसकी जो प्रिंटेबल पीडीएफ है वो ऑलरेडी मैंने शुरू में जो 25 क्वेश्चन है वो मैंने दे रखा था, उसी में से हमारे ये क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस थोड़े लेंदी होते हैं,
बड़े सवाल होते हैं तो समय लगता है उन्हें बनाने में। आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को एक बात बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है कि आप लोगों को सबसे पहले हम जितना पढ़ा रहे हैं सारा का सारा आप लोग रिवाइज करो, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर बहुत ही वे में बहुत ही तरीके से मैं आपकी ये पूरी की पूरी सीरीज लेके चलने वाला हूँ यहाँ महाभारत बैच। इस महाभारत बैच में मैं तरीके से पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करूँगा जो क्रैश कोर्स होता है। जैसे मान लीजिए परसेंटेज हो गया, फिर आपका प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, फिर आपका डिस्काउंट हो गया, फिर आपका एसआई एन सीआई हो गया, एकदम तरीके से, ताकि कभी कोई बच्चा ये ना कह सके कि सर पैसे नहीं थे और उस अभाव में हम पढ़ नहीं पाए और उस अभाव में हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया। आज दिल रोता है भाई जब मैं पढ़ता हूँ, जब मैं देखता हूँ ऑफलाइन में जब बच्चे आते हैं, ठीक है, कि सर आपके यहाँ अगर कोई झाड़ू पोछा का काम हो तो वो दे दीजिए सर, ठीक है, झाड़ू पोछा का काम भी कर लेंगे पढ़ाई भी कर लेंगे। ऐसे ऐसे सिचुएशन होते हैं। एक बच्चा सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है, बताओ। एक बच्चा यहाँ पर ऐसे है ना कि मतलब क्या ही बोलूँ मैं, मतलब ऐसे ऐसे दयनीय कंडीशन है कि मैं अभी बोलने से भी थोड़ा सा जो है वो परहेज कर रहा हूँ, ठीक है। किसी की कंडीशन बता के जो है अपनी तारीफ की नहीं जाती है, अच्छा नहीं लगता। ऐसे ऐसे बच्चे हैं, एकदम मन सा रो देता है यार देख के स्थिति को यहाँ पर ये है, लेकिन सलाम होता है उनके जज्बों को कि वो पढ़ना चाहते हैं। मेरे तरफ से जितना हो पाता है भगवान की दुआ से हमेशा करता हूँ, करते रहूँगा आगे तक जीवन में, ठीक है। बस आज खुशी होती है जब पीछे मुड़ के देखता हूँ तो आज मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ इस सफ़र में इतने लोग हैं, इतने लोग हैं, एक बहुत बड़े लोग हैं। भगवान का आशीर्वाद है, आज तक जो भी आया कभी खाली नहीं गया। इतना भगवान ने दे दिया, ठीक है, कि जिसको नौकरी देनी है उसको नौकरी दे दी, ठीक है, और जिसको यहाँ पर जिस भी तरीके से सहायता करनी है उसकी उस तरीके से सहायता की है हमने। तो बड़ा अच्छा लगता है देख के ऑफलाइन में जब बच्चे आते हैं, एक तरीके से सारा यहाँ मैं देख रहा होता हूँ अभाव कितनी है। पैसे नहीं है तो बैच एक्टिवेट करके चलो दे दो, या कोई कुछ करके दे दो, या जिस भी तरीके से होती है। और बाद में कुछ समय के बाद वो बच्चा आता भी है मिठाई लेके कि सर हमारा इस पेपर में सिलेक्शन हो गया है। फिर अच्छा लगता है, क्योंकि जो ये पैसे की दिक्कत है ना, ये हमने अपने जीवन में झेला और हमें पता है कि सबसे बड़ी जो है यहाँ पर अगर कोई सपोर्ट करने वाला हमें मिल जाए, फाइनेंशियली कोई सपोर्ट करे, कोई अगर हमें गाइडेंस दे यहाँ पर, और अगर मेरे अंदर जज्बा है, मेरे अंदर अगर ताकत है आगे बढ़ने की जीवन में, तो मुझे कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। इंसान के आगे बढ़ने की जुनून होनी चाहिए यार। और आज के समय में तो मुझे लगता है जिसके पास स्मार्टफोन है, जो 200 रुपये का रिचार्ज करा सकता है, उसके पास ज़्यादा फाइनेंशियल दिक्कत होती नहीं होगी। फिर भी होती होगी तो मेरे जैसा भाई खड़ा है आपके लिए, आप टेंशन मत लो। प्रॉब्लम जेन्युइन होनी चाहिए, मन लगाकर आप पढ़ाई करो यार। मैं इस सीरीज़ में पूरी जान लगा दूंगा आपको, ये बताओ। आसान क्वेश्चन है, मुश्किल क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है, जो भी है मैं सारे कराऊंगा डेडिकेशन के साथ, ठीक है। टेंशन मत लो यहाँ पे, क्लियर है, समझ गए आप यहाँ पे। तो जितने क्वेश्चंस हो गए मैं सारे करा रहा हूँ, बस आपको सीरीज को डेली फॉलो करना है। जितने क्वेश्चंस हो गए सारे के सारे हो रहे हैं, आपको एक डेडिकेशन के साथ इस सीरीज को अच्छे तरीके से फॉलो करना है। डेली की जो प्रिंटेबल पीडीएफ हो गई वो हमारी आपको सॉल्व करनी है, और बीच बीच में हम आपको गाइडेंस भी देते रहेंगे। और एक और चीज़ जो है, मैंने अक्सर देखा आप लोगों में इतने ज़्यादा डाउट होते हैं ना, क्लास के शुरू से लेकर एंड तक बहुत ज़्यादा कमेंट होते हैं। एप्लीकेशन पर भी अगर मैं बात करूँ तो एप्लीकेशन पर भी हद से ज़्यादा कमेंट होते हैं। तो मैंने सोचा यार संडे का कुछ स्पेशल सेशन लेने को आप लोगों के लिए, कुछ ना सही तो 1 घंटा आधा घंटा जो है हम लोग यहाँ पर यूट्यूब पर देंगे। उसमें हमें स्ट्रैटेजी हो गया, गाइडेंस हो गया, और भी चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि कैसे यहाँ पर कुछ 2023 में भौकाल किया जा सकता है, किस भी तरीके से जो है वो चीज़ें हो सकती हैं। तो हो सके तो इस संडे को मैं यहाँ पर जो है वो क्लास ना लूँ, लेकिन यहाँ पर जो है स्ट्रैटेजी के बारे में ज़रूर हम बात करेंगे, और भी जो चीज़ें हो पाई उनके बारे में हम ज़रूर चर्चा करेंगे। यहाँ पर टाइमिंग जो मेरी रहती है क्लास की वो रोज़ रात 8:30 बजे रहती है। और अभी जो आपकी महाभारत सीरीज चल रही है वो ना सिर्फ हमारी मैथ्स की चल रही है बल्कि सारे सब्जेक्ट की चल रही है, तो आप सारे सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, आज का जो क्लास है वो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको, कि कैसे क्वेश्चंस लगे, मज़ा आया नहीं आया, क्या था, वो ज़रूर बताना है भाई, ठीक है। और चलिए यहाँ बात करते हैं यहाँ पे। तो ये हमारा मैथ्स का रिकॉर्डेड बैच है। अगर मैथ्स रिकॉर्डेड के बैच के बारे में अगर आप नहीं जानते तो बता रहे हैं, जो भी बच्चा कंप्लीट मैथ पढ़ना चाहता है तो मेरे 2 तरह के बैच चलते हैं। एक मेरा मैथ्स का रिकॉर्डेड बैच है और एक मेरा लाइव बैच है। अभी नया बैच जो मेरा आने वाला है उसकी अनाउंसमेंट मैं करूंगा। 16 तारीख से हमारा नया बैच आने वाला है, चैंपियन 7.0। उसकी एडमिशन अभी से स्टार्ट हो गई है, तो एडमिशन आप लोग करना शुरू कर देना। बाकी यूट्यूब पर मैं बहुत जल्द उसके बारे में अनाउंसमेंट भी लेकर आऊँगा, हमारी पूरी टीम आएगी, ठीक है। और बाकी जिसको मैथ्स में
किसी भी टॉपिक को पढ़ना है, अरिथमेटिक हो, एडवांस हो या किसी भी तरीके की हो मेरे भाई, वो आप आराम से मैथ्स के रिकॉर्डेड बैच से कवर अप कर सकते हैं। ये बैच की फीस ऑल ओवर इंडिया में सबसे कम है। मैंने कहा ना कि कभी कोई ये ना कहे कि पैसे ना होने की वजह से हम पढ़ नहीं पाए। आपके मोबाइल के 3 महीने का रिचार्ज भी नहीं है ये, 700 रुपये में कंप्लीट मैथ आपको मिलता है। और ऐसा नहीं है कि हमारा ओल्ड रिकॉर्डेड बैच है या कुछ ऐसा है, न्यू बैच है, ठीक है। इसकी जो पीछे से सारे चैप्टर्स होते हैं वो रिप्लेस होते रहते हैं, पुराने वीडियो हट के हमारे नए वीडियो डलते रहते हैं। क्योंकि कल ऑफलाइन में एक बच्चा मिला, उसने हमसे ये कहा कि सर आपका नया रिकॉर्डेड बैच कब आ रहा है। मैंने कहा रिकॉर्डेड बैच नया नहीं आता है बच्चे, ठीक है। उसी में जो चैप्टर्स होते हैं वो अपडेट होते रहते हैं। किसी बैच में जैसे मानो कोई मैंने नया टॉपिक पढ़ाया और अच्छे से पढ़ाया, तो पुरानी वाली वीडियो पूरा चैप्टर हटा के उसमें नया चैप्टर इंक्लूड कर दिया जाता है। तो हमेशा ये जो रिकॉर्डेड बैच है ये हमेशा नया ही रहता है, अपडेटेड ही रहता है, ठीक है। तो ये हमारा आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन से आप ले सकते हैं। ये इसके 2 इंक्वायरी नंबर हैं, आप इस पर बात कर सकते हैं किसी भी तरह की समस्या हो तो। और बाकी आज के सेशन का जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम है, मैथ्स बाई आदित्य रंजन और रैंकर्स गुरुकुल। रैंकर्स गुरुकुल हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम है जिस पे सारे टीचर्स की पीडीएफ मिलती है, और मैथ्स बाई आदित्य रंजन पर हमारे मैथ्स के सारे कंटेंट मिलते हैं। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। जो मैंने फ्री में फॉर्मूला बुक दी है और जो मैंने 2.0 पूरा 700 पन्ने का मैथ्स का जो बुक दिया है उसकी भी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है। तो टेलीग्राम ज्वाइन करके आप दोनों को डाउनलोड कर सकते हैं। अपना प्यार, अपना जो एक तरीके से सपोर्ट है वो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर दिखाएं। और बाकी 1 मिलियन पर बहुत कुछ भौकाल होने वाला है, इंतज़ार करें, ठीक है। चलिए खुश रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए अपना। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।